क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय एक ही बार में लुप्त होना। ठंडे गुस्से वाले शब्द उसके दिमाग में छाए कोहरे से फिसल गए और मैथ्यू लिंडबर्ग को अंधेरे से बाहर खींच लिया। उसकी पलकें हिल गईं, धीमी और भारी, जैसे वे खुलना नहीं चाहती थीं। उसका गला सूखने लगा, जलन होने लगी। उसका शरीर अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर अटका हुआ था, जैसे कि वह अब उसका नहीं है। वह बमुश्किल अपनी बाहों या पैरों को महसूस कर पा रहा था, बस उसकी उंगलियों में हल्की सी झुनझुनी थी। उसके ऊपर की रोशनी बहुत तेज थी, जो साफ सफेद टाइलों से चमक रही थी। हृदय मॉनिटर की लगातार बीप ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे बताती थी कि वह अभी भी जीवित है। दरवाजे के बाहर से आवाजें आईं, शांत लेकिन सुनने में काफी स्पष्ट। क्या यह हो गया? यह कैथरीन की आवाज थी। यह नरम लेकिन ठंडा लग रहा था। यह उस प्यारी पत्नी की आवाज नहीं थी जिसे वह जानता था। जहर धीमा है, एक आश्चर्यजनक आवाज ने उत्तर दिया। लेनॉक्स, वह आदमी जिसके साथ वह बड़ा हुआ, उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त था। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? मैथ्यू ने सोचा। फिर लेनॉक्स ने जारी रखा। वह 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकेगा। किसी को शक भी नहीं होगा। मैथ्यू की छाती कड़ी हो गई। झर, यह एहसास उसके मन में घर कर गया और अपने साथ मतली की लहर लेकर आया। चाय? मायकाउन की बेटी ने उनके गिरने से ठीक पहले उन्हें चाय दी थी। उसने सोचा कि ऐसा उसकी बीमारी के कारण हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उसे जहर देंगे। उसकी उंगलियां अनायास ही हिलने लगीं। वह मर रहा था। असहाय। अपने ही घर में जहर खा लिया। नहीं, यह असंभव है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी अपनी बेटी उसे कैसे जहर दे सकती है? तभी दरवाजा चरमराकर खुला। उसने धीमे कदमों की आहट सुनी। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए कि उसने कुछ भी नहीं सुना, यह दिखावा करे कि उसे पता ही नहीं कि उसकी अपनी 30 साल की पत्नी उसे मरवाना चाहती थी। उसने निगल लिया। वह अब उसे देख सकता था। कैथरीन लाल कपड़े पहने हुए, उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़े हुए थे। वह बिस्तर के पास पहुंची, उसकी एड़ियां टाइल्स पर धीरे धीरे टकरा रही थीं। ओह, तुम जाग रहे हो, वह मीठी और मजाकिया आवाज में बड़बड़ाई। उसने लगभग प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। यह आश्चर्य की बात है। मुझे लगा कि तुम अब तक मर चुके होगे। मैथ्यू की आंखें बिना रुके आंसुओं से जल उठीं। उसने हिलने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से केवल एक घुटी हुई घरघराहट ही निकली। शश, कैथरीन ने चिल्लाया। अपने आप पर दबाव मत डालो। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। वह झुक गई, उसकी सांसें उसके कान से टकराकर गर्म हो गईं। तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए था, वह फुसफुसाई। लेकिन आप कभी नहीं जानते थे कि कब हार माननी है ना? उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दर्द बहुत दूर था, सतह के नीचे उबल रहे गुस्से पर छाया हुआ था। वह उसके चेहरे से उस मुस्कान को छीन लेना चाहता था, जवाब मांगना चाहता था, वहां असहाय पड़े रहने के अलावा कुछ भी करना चाहता था। लेकिन उनके शरीर ने बात मानने से इनकार कर दिया। आप इसे बाहर क्यों खींच रहे हैं? काइल की आवाज। मैथ्यू का दिल लड़खड़ा गया। उसका बेटा सामने आया, उसकी जेब में हाथ थे, उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। वह मुश्किल से रुक रहा है। क्या हम इसे पहले ही खत्म नहीं कर सकते? कैथरीन ने आह भरी। धैर्य। यह इस तरह से अधिक संतोषजनक है। उसे थोड़ी देर और सड़ने दो। मैथ्यू की उंगलियां फिर से हिल गईं। उसने काइल को कभी इस तरह बात करते नहीं सुना था। क्या वह सचमुच उसका बेटा था? अगर यह पैसे के लिए नहीं होता, तो मैं यहां भी नहीं होता, काइल ने व्यंग्य किया। उसे मेरा पिता कहना बंद करो।
वह नहीं है। शब्दों का प्रहार किसी भी प्रहार से अधिक तीव्र था। मैथ्यू की सांसें उखड़ रही थीं, सीने में जलन हो रही थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, काइल की बाह को छूने की, विनती करने की, समझने की, लेकिन उसका हाथ चादरों पर ढीला पड़ा हुआ था। कैथरीन सीधी हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि यह सच है, लेकिन इतने सालों तक उसने तुम्हें पाला है। कम से कम तुम उसे पिता कहकर तो बुला सकती हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह सही नहीं है, लेनॉक्स प्रिय? वह उस आदमी की ओर मुड़ी जो उनसे बहुत दूर नहीं खड़ा था। लेनॉक्स, मैथ्यू का शपथ भाई। लेनॉक्स को बिस्तर के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने मॉनिटर पर नजर डाली, फिर मैथ्यू के पीले चेहरे पर। लेनॉक्स ने कहा, मैं तिजोरी के लिए कोड को क्रैक करने पर काम कर रहा हूं। एक बार यह पूरा हो जाने पर अंततः आपको वह आराम मिल जाएगा जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। काइल ने उपहास किया। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? यह आसान नहीं है, लेनॉक्स ने उत्तर दिया। मैथ्यू बचपन से ही बहुत सावधानी बरतता था। उसके पासवर्ड का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके अलावा अगर वह अब मर जाता है तो यह बहुत संदिग्ध होगा। मैथ्यू की पुतलियां कांप उठीं। उसकी सांसें फटफट कर आ रही थीं। लेनॉक्स किस बारे में बात कर रहा है? मैथ्यू इसे नकारना चाहता था, शायद खुद को समझाना चाहता था कि यह एक भ्रम था, एक मतिभ्रम था। लेकिन सच्चाई चुभ गई। कैथरीन आगे बढ़ी। हमें दोष मत दो, उसने कहा। यह सब आपकी गलती है। आपने मुझे इस शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया। आप जानते थे कि मैं लेनॉक्स से प्यार करता था, लेकिन आपने परवाह नहीं की। आपने मुझ पर दबाव डालने के लिए उसका इस्तेमाल भी किया। मैथ्यू की छाती फूल गई। उसने इसका खंडन करने की कोशिश की, यह कहने की कि यह सच नहीं है, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। उसके मुंह में केवल कड़वा धातु जैसा स्वाद भर गया। जल्द ही उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा, जिससे चादर पर दांत लग गया। उसका शरीर ऐंठने लगा, दर्द उसे चीरने लगा। उसकी उंगलियां कंबल पर कमजोर पंजों से चिपक रही थीं। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन वह अभी भी उन्हें, कैथरीन, लेनॉक्स और काइल को बिना किसी दया के भाव के साथ देख सकता था। टस्क, कैथरीन ने अपनी जीभ चटकाई। अपनी ओर देखो। अब भी तुम चीजों को कठिन बना रहे हो। डॉक्टर को बुलाओ। वह अभी नहीं मर सकता। हम उस कमरे सहित हर चीज तक नहीं पहुंच सकते जहां उसकी मृत्यु के बाद तिजोरी थी, लेनॉक्स ने कहा। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। क्या इसीलिए मैंने वह जहर नहीं चुना? ये शब्द सुनकर काइल और कैथरीन ने अंततः घबराहट दिखाई। कैथरीन मैथ्यू की ओर झुक गई। उसका चेहरा करीब था, लेकिन उसके शब्द दूर से महसूस हुए, लगभग एक प्रतिध्वनि की तरह। जल्द ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और कमरा घूमने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे मंजिल गायब हो गई हो, जैसे वह किसी ठंडी, अंधेरी जगह में गिर रहा हो जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी उंगलियां एक बार हिलीं, फिर रुक गईं। स्तब्ध एहसास तेजी से फैल गया, दर्द को ढक दिया, सब कुछ फीका कर दिया, यहाँ तक कि ऊपर की चमकदार रोशनी भी दूर और फीकी लग रही थी। उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और मॉनिटर कम बीप करने लगा। प्रत्येक ध्वनि आने में अधिक समय लगा। सांस लेना कठिन हो गया, अस्थिर और कमजोर। उसकी छाती ने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं किया। अरे, तुम अभी नहीं मर सकते, कैथरीन की आवाज बजती हुई घंटी की तरह उसके सिर के अंदर बार बार गूंजती रही। अरे, हमने उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की। अरे, उठो। हमें वह कोड बताए बिना मरने की हिम्मत मत करो। अरे, हालांकि इससे उस अंधेरे को नहीं रोका गया जो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके किनारे बंद होते जा रहे थे। फिर अंधेरे में यादें झिलमिलाने लगीं। काइल के पहले कदम, लेनॉक्स के साथ देर रात की बातचीत, उनकी शादी के दिन कैथरीन की मुस्कुराहट। यह सब अब कलंकित हो गया है, कुछ क्रूर में बदल गया है। उसकी छाती जकड़ गई, दर्द का अंतिम विस्फोट गर्म और तेज हुआ, और फिर एक ही बार में खत्म हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। बीपिंग एक लंबे, अखंडित स्वर में समतल हो गई।
और फिर वहां कुछ भी नहीं था। उनका जीवन समाप्त हो चुका था, या ऐसा उसने सोचा। अध्याय 2 से 30 वर्ष अतीत में। जोरदार थप्पड़ की आवाज हॉलवे में बंदूक की गोली की तरह गूंजी, जिससे कुछ छात्रों की सांसें अटक गईं, जिन्होंने अभी तक स्कूल का मैदान नहीं छोड़ा था। मैथ्यू लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। उसका एक हाथ उसके गाल पर जा लगा, डंक आग की तरह बाहर की ओर फैल रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दर्द से नहीं बल्कि सामने के दृश्य से। उसकी कैथरीन, फिर से स्कूल यूनिफॉर्म में। उसके बाल एक आलसी पोनीटेल में बंधे हुए थे, उसकी आंखें तेज थीं, मुंह एक व्यंग्य की मुद्रा में मुड़ा हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे खरीद सकते हो? वह चमकदार काले क्रेडिट कार्ड को ऐसे पकड़ते हुए बोली जैसे यह कोई घटिया चीज हो। क्या ये सभी महिलाएं आपके लिए हैं, बस कुछ ऐसा जिसके लिए आप भुगतान करते हैं? क्या यही बात है, मैथ्यू? मैथ्यू ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह अपनी खोपड़ी के अंदर तूफान में डूबने में व्यस्त था। उसकी मृत्यु हो गई। उसे मरना याद आ गया। यह सही नहीं है। उसने उसे देखा। उसने उसे मरते हुए देखा। वह वहां लेनॉक्स और काइल के साथ खड़ी थी। उसने कहा कि काइल उसका नहीं था। उसने कहा। उसके विचारों में मंथन हुआ क्योंकि उसने उन चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वह मरने से पहले याद कर सकता था। क्या हो रहा है? वह इधर-उधर देखते हुए बुदबुदाया। उसने अपनी नजरें वापस सामने दालान की ओर घुमाईं। परिचित महोगनी दरवाजे दीवारों, कक्षाओं, लाउंज और कर्मचारी कार्यालयों में लगे हुए थे। गलियारे के दूर वाले छोर पर एक चौड़ी कांच की खिड़की थी, जिससे परिसर का प्रांगण दिखाई देता था। उसके आगे फव्वारे, सुंदर बगीचे और गोलाकार रास्ता था जहां अक्सर लग्जरी कारें पंक्तियों में खड़ी होती थीं। अब उसे यह याद आ सका। वह इस गलियारे को जानता था। यह लिंडबर्ग विश्वविद्यालय का पूर्वी विंग था, जिसका नाम उनके दादा के नाम पर रखा गया था। कैथरीन का व्यंग्य और गहरा हो गया। आपको लगता है कि हर चीज की एक कीमत होती है ना? सिर्फ इसलिए कि आप पैसे के साथ पैदा हुए हैं, हम में से बाकी लोगों को आपके पैरों पर गिरना चाहिए। वह करीब आ गई, उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं कोई लड़की हूं जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से बचाए जाने का इंतजार कर रही हूं? न्यूज़फ्लैश, मैथ्यू, मैं बिकाऊ नहीं हूं। हाम्फने की आवाजें फिर से गलियारे में गूंज उठीं। तुम्हें लगता है कि किसी पर नकदी फेंकना प्यार के बराबर है? कैथरीन ने जारी रखा। यह स्नेह नहीं है, यह चालाकी है। और इससे मुझे तुमसे और अधिक नफरत होगी। कैथरीन के शब्द उसके कानों में गूंजना बंद नहीं हुए थे, लेकिन अब उसका दिमाग साफ होने लगा था। उसने खुद को नीचे देखा। वर्दी परिचित थी। वे कपड़े नहीं जिनमें वह मर गया, बल्कि वह जो उसने 17 साल की उम्र में पहना था, नहीं 18। काला और सोना ट्रिम। उसकी छाती की जेब पर स्कूल की शिखा। सब कुछ बहुत परिचित, बहुत वास्तविक था। फिर कैथरीन ने कार्ड उसके सीने पर फेंक दिया। अपना गंदा अपराध बोध का पैसा लो और इसे बाहर निकालो। यह उसके पैरों पर गिर गया। मैथ्यू नहीं हिला और कार्ड को घूरता रहा। इसलिए नहीं कि वह हिल नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि दुनिया अपनी धुरी पर बहुत तेजी से झुक गई थी। क्योंकि कैथरीन फिर से 17 साल की हो गई थी। क्योंकि वह फिर से 18 वर्ष का हो गया था। उसकी नजर बगल में ट्रॉफी केस के ग्लास पैनल में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। पीछे की ओर घूरता हुआ चेहरा बहुत परिचित और फिर भी पूरी तरह से विदेशी था। साफ त्वचा, कोई झुर्रियां नहीं, कोई दाढ़ी नहीं। उसकी आंखों के कोनों में कोई दर्द नहीं उकेरा गया था। यह वह वर्षों पहले था। सटीक कहें तो उनकी मृत्यु से 30 साल पहले। कुछ कहो, कैथरीन ने मांग की। क्या आप नाराज हैं? मेरा अपमान करने के बाद भी आप में गुस्सा होने की हिम्मत है? कैथरीन ने कड़वाहट से बुदबुदाया। उसकी आवाज उसके विचारों के कोहरे को चीर रही थी। मैं। उसका गला सूखने लगा। यह संभव नहीं है। अंदर से मैथ्यू को नहीं पता था कि क्या कहना है। आपका क्या मतलब है कि यह संभव नहीं है? आप पहले से ही जानते हैं कि कैथरीन आपको पसंद नहीं करती है।
क्या आप उसे परेशान करना बंद कर सकते हैं? एलिसा कैथरीन की सबसे अच्छी दोस्त ने कहा। उसकी तेज आवाज कुछ और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, जिन्होंने मैथ्यू को घृणा की दृष्टि से देखा। सिर्फ इसलिए कि आप यंग मास्टर लेनॉक्स से संबंधित हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके पैसे से जो चाहें कर सकते हैं। कुछ छात्र आसपास बड़बड़ा रहे थे, खुश हो रहे थे या बदनाम हो रहे थे, लेकिन मैथ्यू ने उनमें से कुछ भी नहीं सुना। दालान में फर्श की पॉलिश और यौवन की गंध आ रही थी। फ्लोरोसेंट रोशनी की गूंज उसके सिर के ऊपर गूंज रही थी। सब कुछ बहुत सजीव था, बहुत वास्तविक। उसकी नजर उसके फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित तारीख पर गई, 3 फरवरी 2025। यह कोई गलती नहीं थी। यह बुखार का सपना नहीं था। यह 30 साल पहले की बात है। उसने नीचे फर्श पर पड़े काले कार्ड को देखा। उसे नहीं पता था कि पिछले जीवन में उस कार्ड का उसके लिए क्या मतलब था। सचमुच मैथ्यू में कैथरीन की एक और दोस्त ने उसे देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। आपने सोचा था कि उसे क्रेडिट कार्ड देना एक उपहार के रूप में गिना जाएगा? कितनी बेवकूफी है। वह कैथरीन का हाथ पकड़कर उसकी ओर मुड़ी। कैथी, इसे अपने पास मत पहुंचने दो। यह तुम्हारा जन्मदिन है। लेनॉक्स ने तुम्हें वे फूल दिए जो तुम्हें पसंद हैं। कम से कम उसने इस पर कुछ विचार तो किया। उसने पीछे मुड़कर मैथ्यू की ओर देखा। यदि आप वास्तव में किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में वास्तविक होने का प्रयास करें। पैसे इधर उधर फेंकने का कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। अपने पिछले जीवन में वह कैथरीन को उसके 18वें जन्मदिन पर वह कार्ड देने की जिद पर अड़ा था। लेनॉक्स उस समय उसका सबसे अच्छा दोस्त वह था जिसने उसके दिमाग में यह विचार डाला था। उन्होंने मैथ्यू को बताया कि कैथरीन की मां अस्पताल में है और परिवार बिलों से जूझ रहा है। मूर्ख मैथ्यू ने वास्तव में सोचा कि उसकी मां के बिलों के लिए उसे क्रेडिट कार्ड देना एक अच्छा विचार था। कार्ड की कोई सीमा नहीं थी और उसने सोचा कि इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। मैथ्यू, आप शायद यह नहीं जानते, लेकिन कैथरीन की मां की हालत अभी खराब है, लेनॉक्स ने कहा। वह तुमसे नाराज नहीं है। वह बस बहुत तनाव में है। यही कारण है कि वह अपने जन्मदिन पर खुश नहीं दिख रही है। यहां हम चलते हैं, मैथ्यू ने सोचा। अतीत में इसकी शुरुआत हमेशा इसी तरह होती थी। लेनॉक्स कैथरीन की मां को सामने लाएगा, सहानुभूति कार्ड खेलेगा और कैथरीन तूफान से भाग जाएगी। लेकिन फिर मैथ्यू ने इसे जाने नहीं दिया। उसने फिर भी उपहार उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने यह सोचते हुए कि वह मदद कर रहा है, गलियारे तक उसका पीछा किया। और कैथरीन ने क्या कहा? कि वह उससे नफरत करती थी, कि उसे कभी भी उसके पैसे नहीं चाहिए थे, कि वह उससे घृणा करता था। और बूढ़े मैथ्यू ने क्या किया? उसने फिर कोशिश की। उन्होंने हर चीज के लिए भुगतान किया, लेकिन लेनॉक्स को इसका श्रेय लेने दिया। अंत में कैथरीन को विश्वास हुआ कि यह लेनॉक्स ही था जिसने आगे आकर उसकी मदद की थी। खैर, आज ऐसा नहीं होने वाला है। कैथरीन ने दूर जाने से पहले कहा, उसे कुछ मत बताओ, लेनॉक्स। फिर उसने अपने कंधे की ओर देखा। बड़े हो जाओ, मैथ्यू। कोई भी तुम्हारी दया नहीं चाहता। और मेरा पीछा करना बंद करो। यह दयनीय है। इस बार वह नहीं हिला। उसने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ा सांस ले रहा था और उसे दूर जाते हुए देख रहा था। हमेशा की तरह महसूस होने के बाद मैथ्यू अंततः नीचे झुका और उसने काला कार्ड उठा लिया। उसकी उंगलियां धीमी, भयानक शांति के साथ उसके चारों ओर बंद हो गईं। तो ये था। यह सच्चाई है। वह सपना नहीं देख रहा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर मतिभ्रम नहीं कर रहा था। उसका पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म हुआ, या जो कुछ भी आप ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन उसे एक बात का यकीन था, उसे वापस उसी नरक में फेंक दिया गया था। केवल इस बार उसे सब कुछ याद आया। उसके होठों पर धीमी मुस्कान तैर गई। मनोरंजन का नहीं, लेकिन जागृति का, हिसाब का।
उसने कार्ड को वापस अपने बटुए में डाला, अपनी वर्दी के ब्लेजर की आस्तीन को समायोजित किया और सीधा हो गया। उसका दिल अब घबराहट से नहीं धड़कता। वह सीढ़ी की ओर मुड़ गया। गतिमान करने के लिए चीजें थीं। और इस बार वह मरने वाला नहीं था, वह राज करने वाला था। लेकिन पहले मुझे खाना चाहिए, वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। दोपहर का भोजन, वह बुदबुदाया। भोजन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अध्याय 3 शांति से खाओ। अध्याय 3 शांति से खाओ। यह आश्चर्यजनक है, मैथ्यू ने गोमांस स्टू का एक और टुकड़ा अपने मुंह में लेते हुए कहा। वह वास्तविक संतुष्टि के साथ चबाते हुए थोड़ा पीछे झुका। हे भगवान, मैं यह भूल गया, बहुत समय हो गया जब से उसके पास कुछ इतना अच्छा था। वह कैफेटेरिया के दूर वाले छोर पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक पूरी ट्रे थी, उबले हुए चावल, ग्रिल्ड चिकन, बीफ स्टू, पकौड़ी और भुनी हुई सब्जियां। यह एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक भोजन था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने एक तला हुआ स्प्रिंग रोल उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। अंत में मैं वास्तव में कुछ भी खाए बिना मर गया जो मुझे वास्तव में पसंद था, वह खुद से बुदबुदाया। वे सभी प्रतिबंध, उबली हुई सब्जियां, नमक नहीं, लाल मांस नहीं, कुछ भी मसालेदार नहीं, सोडा भी नहीं पी सकते। यदि आप इतने बीमार हैं कि अपना पसंदीदा खाना भी नहीं खा सकते तो पैसे का क्या फायदा। उसने आइस्ड टी का एक घूंट लिया और सांस छोड़ी। युवा और स्वस्थ रहना निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। वह एक पल के लिए रुका और ट्रे की ओर देखने लगा। फिर वह चावल की दूसरी मदद के लिए पहुंचा और उसके ऊपर बचा हुआ बीफ स्टू डाल दिया। वहां कुछ छात्र उसकी ओर देख रहे थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसके पास कितना खाना था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज उसका किसी शिष्ट उत्तराधिकारी की तरह खाने का कोई इरादा नहीं था। उसने मुर्गे की टांग उठाई, उसे फाड़ दिया और बुदबुदाया, आपके पास जो कुछ है उसकी आप वास्तव में तब तक सराहना नहीं करते जब तक वह खत्म न हो जाए। उसके हाथ अब और नहीं कांपते थे। उसे बर्तन पकड़ने में मदद की जरूरत नहीं थी। अब नर्सें उसे चम्मच से खाना नहीं खिलाती या उसके चीनी सेवन पर नजर नहीं रखती। कोई और आईवी नहीं, कोई और गोलियां नहीं। उसने एक और पकौड़ी उठाई, उसे सोया सॉस में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। वह वास्तव में आनंद ले रहा था। वर्षों तक कैलोरी गिनने और कड़वाहट निगलने के बाद यह दशकों में उनका पहला वास्तविक भोजन था। कैफेटेरिया स्टाफ में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वही मसाला, साइड में वही मुलायम ब्रेड बेल्लें, लहसुन का वही हल्का सा अतिप्रयोग जिसके बारे में उसे उस समय शिकायत करना याद था। क्या मुझे उन्हें उनके खाना पकाने के लिए इनाम देना चाहिए, वह बुदबुदाया। उसने फिर से अपनी ट्रे की ओर देखा। केवल स्क्रैप बचे थे। मुझे स्कूल के खाने से नफरत थी, उसने आखिरी स्प्रिंग रोल उठाते हुए कहा। अब मैं दूसरी ट्रे के लिए मारूंगा। वह फिर पीछे झुका और दोनों हाथ अपने पेट पर टिका लिए। यह जीवन शायद इतना बुरा नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। नहीं, अगर मैं इस बार इसे ठीक से कर सकूं। फिर वह खड़ा हुआ, अपनी खाली ट्रे उठाई और वापसी स्टेशन की ओर चल दिया। वह कैफेटेरिया वाली महिला से और खाना मांगने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे मैथ्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। मैथ्यू ने उसके पीछे देखा। कैथरीन में और एलिसा के साथ वहां खड़ी थी, उसका फोन हाथ में था, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। बहुत बढ़िया, वह बुदबुदाया। ब्रह्मांड में सभी लोगों का दुर्भाग्य वास्तव में नहीं बदलता है, क्या ऐसा होता है। वह वापस कैफेटेरिया वाली महिला की ओर मुड़ा। क्या मुझे बीफ स्टू की एक और ट्रे मिल सकती है? 2 स्प्रिंग रोल और वह लहसुन चिकन भी। धन्यवाद। सही है, 1 कप चावल काफी अच्छा है। जैसे ही उसने खाना निकालना शुरू किया, मैं आगे बढ़ी और अपना कंधा उसके कंधे से टकराया। कठिन नहीं है, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे कि आप ही हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, मई ने पूछा।
आपने कैथरीन का अपमान किया। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए जैसे आपको कोई परवाह नहीं है। मैथ्यू ने उसकी ओर नहीं देखा। नहीं, धन्यवाद, उसने गिलास के पीछे तली हुई पकौड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। और उनमें से एक और भी। 2 सर्विंग सर, कृपया। धन्यवाद। यह देखकर मे की आंखें झपक गईं। माफ करें। उसने नई ट्रे ली और अगले व्यक्ति को ऑर्डर देने के लिए उसे एक तरफ रख दिया। वह इससे निपटना नहीं चाहता था। वह बस फिर से बैठकर खाना चाहता था। लेकिन मई ने पीछा किया। आपका सौदा क्या है, मैथ्यू? सच में? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसने आ भरी, फिर भी उसका सामना नहीं किया। उसने नीचे अपनी ट्रे की ओर देखा, फिर धीरे से उसकी आंखों से मिलने के लिए मुड़ा। उसकी नजर कैथरीन की ओर चली गई, जिसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा था। वह अपने फोन से चिपकी रही, उसे अपने बगल में हो रहे दृश्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही होता था। तब भी कैथरीन को अपने कुत्तों को भौंकने देना पसंद है, जबकि वह एक संत की तरह खड़ी रहती है। उसने मई की ओर देखा। कदम? नहीं, मैंने कहा। तब तक नहीं जब तक आप माफी नहीं मांगते। आपने पहले कैथरीन को शर्मिंदा किया था। आपने उस पर ऐसे पैसे फेंके जैसे वह घटिया हो। माफी मांगे। मैथ्यू ने अपनी ट्रे पास के काउंटर पर रख दी। माफी किस लिए? उसने पूछा। किसी को उपहार देने के लिए। आपने उसे अपमानित किया, मैंने पलटवार किया। मैथ्यू ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने उसे कुछ ऑफर किया, एक ऐसा कार्ड जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह यह नहीं चाहती थी। यह मेरी गलती नहीं है। यह कैसा अपमान? मई ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। आखिरकार कैथरीन बोली, हो सकता है, छोड़ो इसे। चलो चलते हैं। लेकिन कैथी, बस इसे छोड़ दो। वह इसके लायक नहीं है। मई क्रोधित हो गया। तुम बहुत अच्छी हो, कैथी। अगर वह कभी रेंगते हुए वापस आए तो उसे माफ मत करना। मैथ्यू ने अपनी आंखें घुमाईं, अपनी ट्रे उठाई और वापस कोने की ओर चलने ही वाला था कि अचानक मैंने उसे बुलाया। अरे, तुम क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। मैथ्यू रुका और उसकी ओर देखा। क्या तुम मूर्ख हो या कुछ और? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां खाना खाऊं? आप? मई की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह खींच उठी। क्या आपको हमारे दोपहर के भोजन का भुगतान नहीं करना होगा? मैथ्यू ने अपना सिर झुकाया और याद किया कि साल शुरू होने के बाद से वह कैथरीन और उसके दोस्तों के दोपहर के भोजन के लिए भुगतान कर रहा था। मैं क्यों करूंगा? आप? मई ने फिर से शुरू किया, उस पर उंगली उठाई। आपने पहले कैथरीन को रुलाया था। उस तरह के दृश्य के बाद आप कम से कम उसके दोपहर के भोजन के लिए भुगतान कर सकते थे। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वह मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? एलिसा ने अपनी बाहें पार कर लीं। क्योंकि तुमने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैथ्यू ने उन दोनों को घूर कर देखा। तो मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। मैंने उसे एक उपहार दिया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, और मुझे अभी भी उसके भोजन के लिए भुगतान करना होगा। उसने अपना सिर झुका लिया। क्या तुम दोनों मूर्ख हो या कुछ और? मई का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एलिसा में। यह ठीक है, जैसा कि मैथ्यू को उम्मीद थी। लेनॉक्स की आवाज उनके पीछे से कट गई। वह आगे बढ़ा, हाथ लापरवाही से अपनी जेबों में डाले हुए थे। उसने लड़कियों की ओर देखा और उन्हें हल्का सा सिर हिलाया। लेनॉक्स ने कहा, मैं आज आपके भोजन का भुगतान करूंगा। इसके बारे में चिंता मत करो। तुरंत आराम मिल सकता है। धन्यवाद, लेनॉक्स। लेनॉक्स ने आगे मैथ्यू की ओर रुख किया। एक लड़के की तरह व्यवहार करना बंद करो, मैट। कैथरीन की तबीयत ठीक नहीं है। उसने आज नाश्ता भी नहीं किया। मैथ्यू ने कंधे उचकाए। तो फिर अच्छी बात है कि आप जैसा कोई व्यक्ति उसे खाना खिलाने को तैयार है। वह बिना एक और नजर डाले लेनॉक्स के पास से चला गया और कोने में अपनी सीट पर लौट आया।
वह बैठ गया, अपना चम्मच उठाया और नई प्लेट में ऐसे डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि मुसीबत का अंत हो गया है, उसने लेनॉक्स को अपने रास्ते पर चलते देखा। परेशानी। उसने आह भरी। उसने अभी अभी मृत्यु का अनुभव किया है। क्या वह शांति से खा सकता है? अध्याय 4 प्राथमिकताएं। अध्याय 4 प्राथमिकताएं। देखो, मुझे पता है कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन महिलाएं तो महिलाएं हैं, लेनॉक्स ने कहा। वह अपनी मां के लिए दुखी है। वह फिलहाल सर्जरी की फीस और अपनी ट्यूशन के बारे में सोच रही है। मैथ्यू ने अपने मुंह में खाना डालने से पहले केवल सिर हिलाया। वर्तमान में वह 18 वर्ष का है, लेकिन वह थोड़ा छोटा है। वह केवल 5 फुट 8 का है, जबकि लेनॉक्स पहले से ही 5 फुट 9 का है। और क्योंकि मैथ्यू दुबला था, वह एक टहनी जैसा दिखता था। उसने सोचा, उसे और खाने की जरूरत है। इस बार उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना था। लोगों के पास 100 समस्याएं हो सकती हैं, जब तक वे बीमार नहीं पड़ते, तब तक उनके पास केवल एक ही समस्या होती है। मैथ्यू को याद नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने कहा था, लेकिन अब उसने इसके अनुसार जीने का फैसला किया। मैट, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेनॉक्स ने कहा। उसने जवाब में सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि यह अंतिम परीक्षाओं का समय है, लोग पहले से ही अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान कर रहे हैं। क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं गुप्त रूप से उसकी ट्यूशन फीस चुकाऊं? लेनॉक्स ने पूछा। मैथ्यू ने लेनॉक्स की ओर देखा, वास्तव में उसकी ओर देखा। वह आदमी बचपन से ही बेशर्म था। तथ्य यह है कि लेनॉक्स ने मैथ्यू को तब बचाया था जब वह 12 वर्ष का था। यही कारण था कि मैथ्यू के पिता उसे अभी भी मैथ्यू के आसपास रखने और उसे अपने असली बेटे के रूप में मानने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लेनॉक्स कैथरीन के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसका श्रेय लेना शुरू कर देंगे। क्या गलत? लेनॉक्स ने अपनी बड़ी नीली आंखें झपकाईं। क्या मेरे चेहरे पर गंदगी है? उसने पूछा। कुछ नहीं है, मैथ्यू ने अपनी आइस्ड टी उठाते हुए स्पष्ट रूप से कहा। मैं बस सोच रहा हूं। क्या तुम्हें कैथरीन पसंद है? उसने पूछा। क्या? लेनॉक्स आश्चर्यचकित दिखे। आप ऐसा कुछ क्यों पूछेंगे? मैथ्यू ने कहा, आप बहुत करीब लगते हैं। ठीक है, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप नहीं चाहते कि मैं। यह ठीक है, मैथ्यू ने उसे टोकते हुए कहा। इसके बारे में चिंता मत करो। फिर ट्यूशन के पैसे का क्या होगा? लेनॉक्स ने पूछा, लेकिन मैथ्यू बस चबाता रहा। मैथ्यू ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, मैं ट्यूशन के बारे में सोचूंगा। लेनॉक्स ने भौहें चढ़ा दीं। इसके बारे में सोचो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप पिछले साल से इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। अब आप क्यों रुकेंगे? मैथ्यू ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करती। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भुगतान क्यों करूंगा जो मुझसे नफरत करता है? लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं। रुको, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैथ्यू खड़ा हुआ, अपनी ट्रे उठाई और कहा, मैंने खाना खा लिया है। मुझे कुछ काम करने हैं। उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और लेनॉक्स को मेज पर अकेला बैठा छोड़कर चला गया। मई, एलिसा और कैथरीन के वहां पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं बीता। मैथ्यू को क्या दिक्कत है? मैंने तुरंत लेनॉक्स के सामने बैठते हुए पूछा। एलिसा ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका बटुआ चुरा लिया हो। लेनॉक्स पीछे झुक गया। वह शायद गुस्से में है। जिस मैथ्यू को वह जानता था, वह कुछ घंटों के लिए क्रोधित हो जाता था, लेकिन अगले ही दिन कैथरीन को परेशान करना शुरू कर देता था। गुस्सा? मई ने उपहास किया। उसने पहले हमें शर्मिंदा किया और अब वह गुस्सा है। कैथी, तुम्हें वास्तव में उसे माफ नहीं करना चाहिए। कैथरीन ने थोड़ा सिर हिलाया। आइए इसे और बदतर न बनाएं। वह शायद किसी चीज से गुजर रहा है। मई ने अपनी आंखें घुमा लीं। आप बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसने आप पर पैसे फेंकने की कोशिश की और अब वह पीड़ित की तरह व्यवहार कर रहा है। वह क्या है? गंभीरता से एलिसा सहमत हुई। और खाने से भरी उस ट्रे में क्या था?
उसने अपने जीवन में कभी इतना खाना नहीं खाया था। वह शायद बस। मुझे नहीं पता, लेनॉक्स ने कहा। यह मैथ्यू है। वह शायद कुछ योजना बना रहा है। मई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या योजना बना रहे हैं? लेनॉक्स ने कंधे उचकाए। मैं जिस मैथ्यू को जानता हूं वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद वह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। कैथरीन के लिए कुछ? मैं और एलिसा ने एक दूसरे पर नजर डाली। कैसा? एलिसा ने आगे झुकते हुए पूछा। हाँ, कुछ बड़ा से आपका क्या मतलब है? मई जोड़ा गया। लेनॉक्स ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मुझे नहीं पता। शायद कोई आश्चर्य हो। आप जानते हैं कि वह कैथरीन के प्रति कितना पागल है। उसे पहले भी थप्पड़ मारा गया था और फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज का दिन अलग क्यों होगा? उस समय कैथरीन के चेहरे पर एक छोटा सा बदलाव आया। बस एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ चमक गया और फिर उसने दूसरी ओर देखा। लेनॉक्स ने इसे नहीं छोड़ा। वह मन ही मन मुस्कुराया। मैथ्यू के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, उसे एक बात का यकीन था, वह उसे एक बार और प्रभावित करने की कोशिश किए बिना हार नहीं मानेगा। और यदि वह मैथ्यू को बिल्कुल भी जानता होता तो यह कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि मैथ्यू दोपहर के भोजन के बाद तुरंत घर चला गया और उसने कैथरीन के लिए जो भी योजना बनाई थी उसे रद्द कर दिया। यंग मास्टर। जब वह घर के अंदर चला गया तो प्रमुख बटलर क्रिस्टोफ ने तुरंत उसका स्वागत किया। मैथ्यू ने कहा, कार तैयार करो। मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है। मेरा सामान इस हवेली से बाहर ले जाओ। इसे विला में रख दो। पिता से पूछो। मैथ्यू रुका। वह क्रिस्टोफ की ओर मुड़ा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई आश्चर्यजनक बात सुनी हो। सही है मेरे पिता, मैथ्यू ने आह भरते हुए कहा। जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ। बस कार। ठीक है। मुझे कार की जरूरत है। इतना कहकर वह वापस अपने शयनकक्ष की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उसने जल्दी से एक नोटबुक ली और इस समय की घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। यह अभी भी 2025 है। वह अभी भी बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले उनके परिवार के पास गया। मैथ्यू ने एक पेन पकड़ा और एक खाली पन्ने पर पलट दिया। वह बैठकर लिखने लगा। सही। पहली प्राथमिकता, पिताजी, वह बुदबुदाया। उसने कलम को कागज पर थपथपाया। अतीत में उसने उस भयानक घटना के कारण लेनॉक्स को रहने दिया, वह बुदबुदाया। जब वह 12 साल का था तो उसे किसी बेवकूफ की तरह अपहरण कर लिया गया और 2 दिनों तक तहखाने में बांध कर रखा गया। फिर लेनॉक्स आता है और नायक की भूमिका निभाता है। उसने फादर शब्द के नीचे एक लाइन खुरच दी। तब से मैं ही वह व्यक्ति था जिसने लेनॉक्स को रुकने पर जोर दिया। उससे कहा कि वह लेनॉक्स के साथ एक भाई की तरह व्यवहार करे। उससे कहा कि उसे हवेली में रहने दो। मैथ्यू की वजह से उसके बूढ़े आदमी ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वह लेनॉक्स का उपनाम बदलकर लिंडबर्ग करने पर भी सहमत हो गए। हालांकि जब उन्होंने अपने पिता से लेनॉक्स को गोद लेने के लिए कहा तो उनके बूढ़े व्यक्ति ने इनकार कर दिया। मैथ्यू रुक गया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और छत की ओर देखने लगा। मुझे बताया कि वह किसी को गोद नहीं ले रहा है। परिवार पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। उसकी उंगलियों ने पेन को कसकर भींच लिया। वह हर चीज की शुरुआत थी। उसके बाद मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मैं ठंडा हो गया। वह और ठंडा हो गया। हमने बात करना बंद कर दिया। अब देखो इसने हमें कहां पहुंचा दिया। उसने फिर से पृष्ठ को नीचे देखा और लिखा, सुलह। इससे पहले कि वह चीज घटित हो, इससे पहले कि वह पूरी गड़बड़ी फिर से शुरू हो, मुझे उसके साथ मिलकर इसे ठीक करना होगा। इस बार मुझे अपने पक्ष में उसकी जरूरत है। उसने पृष्ठ को फिर से टैप किया, फिर लिखना जारी रखा। लेनॉक्स से छुटकारा पाएं। कैथरीन से छुटकारा पाएं। लिंडबर्ग होल्डिंग्स का पुनर्गठन करें। निवेश को मजबूत करें।
तीसरी तिमाही के लीक से पहले अपतटीय खातों को सुरक्षित करें। क्रिस्टोफ की स्थानांतरण योजना को शीघ्र स्वीकृत करें। लेनॉक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कोलिंस से संपर्क करें। लिखते समय उन्होंने प्रत्येक पंक्ति को बुदबुदाया। कुछ वस्तुएं अचानक वापस आ गईं, उन यादों से जुड़ी हुई जिनके बारे में उनका मानना था कि वे लंबे समय से दबी हुई थीं। कोलिंस, हाँ, उसने 2026 में हमें परेशान कर दिया। लेनॉक्स ने उसे अंदर खींच लिया। क्रिस्टोफ जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहता था। मैंने उसे मना कर दिया। वह अगले साल चला गया। जब मुझे उसके रहस्यों का पता चला तो उसकी मदद करने के लिए मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे हाँ कहना चाहिए था। Q3 लीक, जिसने हमारे स्टॉक को नष्ट कर दिया। लेकिन मुझे बोर्ड मीटिंग याद है। अगर मैं अब वार्नर के साथ संबंध तोड़ दूं तो हम इससे बच सकते हैं। वह लिखते रहे। अप्रयुक्त संपत्तियों का परिसमापन करें, विशेष रूप से शिकागो में वह अपार्टमेंट। किसी ने कभी इसका उपयोग नहीं किया। ज्यूरिख खाता वापस लाओ। फाउंडेशन की पुस्तकों का ऑडिट अप्रैल में शुरू होगा। ठीक है, चलो इसे अभी रोकें। मुझे पहले उस स्थान पर जाना होगा। वह उठा, एक दराज से कुछ लाइटर लिया और कागज को अपने बाथटब में जला दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और इसे न पढ़ सके। फिर उसने हवेली से बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े बदले और अपना फोन उठाया, जहां क्रिस्टोफ इंतजार कर रहा था। अब बूढ़े आदमी की ओर देखकर मैथ्यू मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम क्रिस्टोफ अभी भी जीवित है। सही है, यह ओटेप है। वह आज के लिए आपका ड्राइवर होगा। क्रिस्टोफ ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो मैथ्यू जैसा पतला दिखता था। ओटेप है ना? मैथ्यू मुस्कुराया। ओटेप? हाँ, यह उसके अतीत का वही ओटेप था जिसे बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई। हाँ, यंग मास्टर, यहाँ ओटेप आपका नया ड्राइवर बनने जा रहा है। पिछला वाला अभी भी बीमार है। बेशक, अगर आप नहीं चाहते। नहीं, मैथ्यू मुस्कुराया और ओटेप की ओर देखा। मैं जा रहा हूं। किसी को मत बताना कि मैं कहाँ हूं। इसने क्रिस्टोफ को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। क्या इसमें यंग मास्टर लेनॉक्स शामिल हैं? हाँ, ठीक है। मैं रात के खाने में कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूं। मेरे सभी पसंदीदा को सुरक्षित रखें। इसे कुछ अन्य लोगों के लिए पकाने की आवश्यकता नहीं है। सभी उत्सव रद्द करें जिनके बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, मैथ्यू ने कार में कदम रखते हुए कहा। उसने क्रिस्टोफ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की, बस उस पर एक नजर डाली। तुम्हें पता है क्या करना है। मुझे निराश मत करो। अध्याय 5 उसका भविष्य बदलें। अध्याय 5 उसका भविष्य बदलें। वह यहाँ नहीं है। लेनॉक्स ने हवेली के चारों ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्रिस्टोफ ने कहा, नहीं। वह दोपहर के भोजन के बाद वापस आया लेकिन तुरंत चला गया। उन्होंने लेनॉक्स की कंपनी को देखा। क्या आपको मुझसे कुछ भी तैयार करने की जरूरत है, युवा मास्टर? सही है, लेनॉक्स ने कहा। वह सोच रहा था कि मैथ्यू दोपहर के भोजन के बाद गायब क्यों हो गया। यह पता चला कि वह वास्तव में घर वापस आ गया। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि कैथरीन के लिए उपहार तैयार करने के बारे में उसकी पिछली धारणा सही थी? क्या आप कृपया मेरे दोस्तों के लिए रात का खाना तैयार कर सकते हैं? लेनॉक्स ने कहा। ठीक है, यह कैथी का जन्मदिन है, इसलिए अच्छा होगा यदि आप रसोई में कुछ विशेष तैयार करने के लिए कहें। उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है। अतीत में मैथ्यू ने पहले से ही रसोई में कुछ तैयार करने के लिए कहा था ताकि सब कुछ हमेशा भव्य रहे। लेनॉक्स को उम्मीद थी कि मैथ्यू इस बार भी ऐसा ही करेगा। उसने यह बात केवल सबके सामने कही ताकि उन्हें लगे कि यह वही है जिसने नौकरों को इस उत्सव के लिए कहा था। हमेशा की तरह लेनॉक्स जानता है कि कैथी को कैसे खुश करना है, मैंने कहा। कैथी को घर का बना खाना पसंद है क्योंकि उसकी माँ एक शेफ हुआ करती थी। मैथ्यू इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। कैथी ने अपनी नजरें झुका लीं। आइए उसके बारे में बात करना बंद करें। मुझे खेद है, मैंने तुरंत माफी मांगी।
लेकिन मिस्टर क्रिस्टोफ, क्या आप वह स्ट्रॉबेरी केक भी बना सकते हैं जो कैथी को बहुत पसंद है? वह जो लेनॉक्स हमेशा उसके लिए लाता है? बेशक, ठीक है, क्रिस्टोफ केवल मुस्कुराया। हालांकि चूंकि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, हम केवल वही तैयार कर सकते हैं जो हम उपलब्ध सामग्री की मात्रा के साथ कर सकते हैं। लेनॉक्स जम गया। क्या उसे तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्या मैथ्यू पहले पूछना भूल गया था? यह असंभव है, उसने सोचा। क्रिस्टोफ ने कहा, यह एक अचानक मनाया जाने वाला उत्सव है, इसलिए हम पहले से सामग्री तैयार करने में सक्षम नहीं थे। लेनॉक्स, उसका क्या मतलब है? एलिसा ने पूछा। लेनॉक्स ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। जो कुछ भी तुम कर सकते हो, पकाओ। उसने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैथ्यू हमेशा अतीत में ऐसा करता था। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि वह भी ऐसा करेंगे। क्या वह भूल गया? या क्या वह अब भी परेशान था? वह कैथरीन, एलिसा और मे की ओर मुड़ा। क्या हम गेम रूम में जाएं और अपने अन्य सहपाठियों की प्रतीक्षा करते हुए कुछ गेम खेलें? स्वाभाविक रूप से मैथ्यू को नहीं पता था कि हवेली में क्या हो रहा था। उसने लंबे और भारी गार्ड को अपनी आईडी दे दी थी, जिससे यह साबित हो गया कि इमारत तक पहुंचने के लिए वह पहले से ही 18 वर्ष का था। यह जगह संदिग्ध लगती है, ओटेप ने धीमी रोशनी वाले हॉलवे के चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा। क्या यह कोई भूमिगत कैसीनो है? मैथ्यू ने चलना बंद नहीं किया। आप नए हैं, मैं समझ गया। लेकिन अपना काम ठीक से करो और तुम्हें महीने के अंत तक बोनस मिल जाएगा, उन्होंने कहा। फिर उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। अगर मैं प्रभावित हुआ तो मैं आपका वेतन दोगुना कर दूंगा। क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ओट्टेप? ओट्टेप की आंखें चमक उठीं। उसने मैथ्यू को अंगूठा ऊपर किया, फिर उसके मुंह पर हाथ घुमाया और 2 बार सिर हिलाया। मैथ्यू ने सिर हिलाया और चलना जारी रखा। उसने सोचा, अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। कुछ चीजें वास्तव में नहीं बदलती। वह अपने आप में बुदबुदाया, इतना धीमी गति से कि केवल वह ही सुन सके। अतीत में आपने मेरी जान बचाई थी, मेरे लिए गोली खाई थी, और वहीं फुटपाथ पर मर गए। इस बार नहीं। दालान बाईं ओर मुड़ गया और एक और दरवाजा दिखाई दिया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उनकी वर्दी काली, साफ थी और बाह पर चांदी का बैज लगा हुआ था। जब मैथ्यू पास आया तो उसने पलकें नहीं झपकाईं। प्रवेश करने की न्यूनतम राशि 10 मिलियन है, गार्ड ने हथियार पार करते हुए कहा। मैथ्यू ने अपनी जैकेट से एक पतला काला कार्ड निकाला। यह पर्याप्त होना चाहिए। गार्ड ने कार्ड लिया और उसे दीवार पर लगे रीडर में डाल दिया। मशीन ने एक बार बीप की, फिर बैलेंस दिखाया। उस आदमी ने स्क्रीन पर नजर डाली और बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। मैथ्यू अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। हवा में धुएं और इत्र की हल्की गंध आ रही थी। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, उसने अपनी आंखें झपकाईं। ओट्टेप ने चुपचाप पीछा किया। कोई प्रश्न नहीं। मैथ्यू दूसरे दरवाजे के सामने रुका। यह अलग था, कोई गार्ड नहीं, कोई स्कैनर नहीं। बस एक दीवार पर लटका हुआ रैक जो अजीब मुखौटों से सुसज्जित है। चांदी, सोना, हड्डी, सफेद, काला। हर एक को तीखी रेखाओं और खोखली आंखों से तैयार किया गया है। वह आगे बढ़ा, अपने लिए एक काला हाफ मास्क लिया और ओट्टेप को एक चांदी का मास्क दिया। इसे पहन लो। जब तक मैं न कहूं, मत बोलना। ओट्टेप ने फिर सिर हिलाया और मास्क उतार दिया। मैथ्यू ने वैसा ही किया, फिर धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। शोर ने उन पर तुरंत प्रभाव डाला, हंसी, खनकते चश्मे, धीमा संगीत और कभी कभार चिल्लाना। एक भीड़। यहां हवा भारी थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। यहीं से यह सब शुरू हुआ, वह खुद से बुदबुदाया। यदि वह अपना भविष्य बदलना चाहता था तो उसे इस स्थान की आवश्यकता थी। अंदर जगह एक विस्तृत गोलाकार कमरे में खुल गई। केंद्र थोड़ा नीचा था, एक गड्ढे की तरह, जिसके चारों ओर सीढ़ियां थीं जहां लोग खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे। बीच में एक अकेला आदमी खड़ा था,
जो एक हाथ से चलने वाले रोटरी उपकरण से एक खुरदरे बिना पॉलिश किए हुए पत्थर को काट रहा था। हर कुछ सेकंड में चिंगारी उड़ती रही। उसके चारों ओर कुछ छोटे समूह हाथ जोड़े या उत्सुक आंखों से देख रहे थे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, शायद ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन। अधिकांश लोग साधारण कपड़े पहने हुए थे, इतने अमीर कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे कैसे दिख रहे हैं। स्टाफ के कुछ सदस्य दीवारों के पास खड़े होकर चुपचाप निगरानी कर रहे थे। यह चरम समय नहीं था, वह बाद में आएगा जब सूरज डूब जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक आदमी ने सीटी बजाई क्योंकि पत्थर काटे जाने पर हरे रंग का एक टुकड़ा चमक रहा था। जेड पास में कोई बुदबुदाया, उच्च संभावना। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। यह बहुत हल्का है, निम्न श्रेणी का हो सकता है। जयकार तब हुई जब कोर विभाजित हो गया, जिससे चमकीले हरे रंग की एक मोटी रेखा प्रकट हुई। ग्रेड ए काटने वाले ने घोषणा की। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। एक आदमी ने तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल किया। मैथ्यू ने बमुश्किल देखा। वह चलता रहा, गड्ढे के किनारे किनारे तब तक चलता रहा जब तक कि वह दूर एक दालान तक नहीं पहुंच गया। इसके ऊपर एक सादा चिन्ह था, प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र। उसने प्रवेश किया। इमारत का यह भाग शांत लेकिन अधिक विशाल था। फर्श पर ग्लास डिस्प्ले काउंटरों की लंबी कतारें फैली हुई थीं। स्टोर फ्रंट प्रत्येक को अपने स्वयं के साइनेज के साथ चिह्नित किया गया है। कुछ सरल, अन्य एलईडी प्रकाश वाले बॉर्डर के साथ आकर्षक। एक की खिड़की पर एक विशाल लाल ड्रैगन डिकल था। दूसरे के पास हस्तलिखित नाम के अलावा कुछ नहीं था, यिंग के ओरिजिनल कट्स। दुकानों के बीच खरीदार घूमते रहे। कुछ लोग नोटपैड ले गए। एक आदमी के पास डिजिटल स्कैनर था। एक महिला ने एक सुस्त दिखने वाले पत्थर की कीमत पर एक दुकान के मालिक के साथ चुपचाप बहस की। मैथ्यू धीरे धीरे आगे बढ़ा, दुकानों और कांच के बक्सों और प्रबलित डिस्प्ले में रखी चट्टानों को स्कैन किया। अधिकांश पत्थर किसी भी अपरिचित व्यक्ति के समान दिखते थे, भूरे, धूल भरे और ढेलेदार। लेकिन मैथ्यू ने सीख लिया था। अपने पिछले जीवन में यहीं उन्होंने एक रात में अपना पहला 10 मिलियन कमाया था। और अगले सप्ताह दोगुना नुकसान हुआ। नीले सूट में एक छोटे कद के आदमी ने उसे देखा और पास के एक बूथ से तेजी से भागा। युवा मास्टर, आपकी आंखें अच्छी हैं। आप अच्छे समय पर आए, आदमी ने अपना माथा पोंछते हुए कहा। मुझे अभी यून्नान प्रांत से एक ताज़ा बैच मिला है, देखो, यह लाओटियन सीमा से आया है, शीर्ष श्रेणी का मेरा। ट्रक से केवल 24 घंटे दूर। मैथ्यू ने चट्टान के उस टुकड़े पर नजर डाली जिसकी ओर आदमी ने इशारा किया था। इसका आकार रोटी की रोटी जैसा था, किनारे खुरदरे थे, कोने पर हरे रंग की एक पट्टी थी जो प्राकृतिक होने के लिए बहुत साफ थी। रंगे, मैथ्यू ने कहा। वह आदमी रुक गया। फिर हंसा और आवाज धीमी कर ली, आप अच्छे हैं। वह पर्यटकों के लिए है। आओ, मैं तुम्हें असली बैच दिखाता हूं। मेरे पीछे आओ। मैथ्यू उस आदमी के पीछे दुकान के पीछे की ओर चला गया। ओट्टेप उसके पीछे ही रुका रहा। आदमी ने एक स्लाइडिंग पैनल को खोला और छोटे पत्थरों की एक ट्रे निकाली, प्रत्येक पर टैग लगाया गया और क्रमांकित किया गया। ये म्यांमार के पुराने गड्ढे से आए हैं, नई खदानों से नहीं। ढूंढना कठिन है, गुणवत्ता अधिक स्थिर है। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। मैथ्यू ने एक को उठाया और उसे अपने हाथ में पलट लिया। वह अपने आप से बुदबुदाया, अतीत में मुझे यह एहसास करने में बहुत देर हो गई थी कि यह दूसरी दुनिया भी अस्तित्व में है। और जब मुझे ऐसा हुआ तो मैंने यह दुकान छोड़ दी। सोचा कि यह बहुत छोटी है। उसने विक्रेता की ओर देखा। सबसे अच्छा क्या है, उसने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और ट्रे के नीचे से एक गहरे भूरे रंग का पत्थर सरका दिया। यह वाला। कोई भी इस पर दाव लगाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है, लेकिन इसमें वजन है। किनारे पर अच्छा रंग है। जेड हो सकता है, टूमलाइन हो सकता है, शायद कुछ भी नहीं। इसलिए कीमत कम है। कोशिश करना चाहते हैं?
अध्याय 6 एक परिचित पैटर्न। अध्याय 6 एक परिचित पैटर्न। युवा मास्टर, यह पोट टेप की आवाज उसके पीछे गूंज उठी। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। शश। मैथ्यू ने बस कंधे उचकाए। वह यहां पैसे खर्च करने आया था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके पास मौजूद सभी 10 मिलियन भी खो गए। उन्हें इस स्थान के वीआईपी सदस्य के रूप में पहचाने जाने से मिलने वाले संपर्कों की अधिक परवाह थी। मैंने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत छोटी थी, यह नहीं जानते हुए कि यह वह जगह है जहां कोई आसानी से वीआईपी ग्राहक बन सकता है। वह खुद से बुदबुदाया। अपनी मृत्यु के बाद भी उन्हें कभी समझ नहीं आया कि यह स्टोर इतना खास क्यों है। अपने पिछले जीवन में लेनॉक्स ने अंडरवर्ल्ड में अधिक संबंध बनाने के लिए यह रास्ता अपनाया। मैथ्यू ने अपनी पूरी योजना में लेनॉक्स का समर्थन किया और उसे अंडरवर्ल्ड का राजा बनते देखा। यह इस जीवन काल में नहीं होने वाला है। यह आखिरी है। यदि आप फिर भी हार गए तो आपको मुझे 10 लाख का भुगतान करना होगा। क्या आप तैयार हैं? जिसने पूछा वह एक और यादृच्छिक ग्राहक था जिसने सोचा कि मैथ्यू के खिलाफ जुआ खेलना मजेदार होगा। एक नौसिखिया आगे बढ़े। मैथ्यू मुस्कुराया। वास्तव में यह पहला मिलियन नहीं था जो वह पहले ही खो चुका था। हाँ, जब से वह इस स्थान पर आया है उसे लाखों का नुकसान हो रहा है। युवा मैथ्यू को इस रकम की परवाह होगी। आखिरकार यह उनके वार्षिक भत्ते का हिस्सा था जो उनके पिता ने उन्हें भेजा था। लेकिन यह सब इसके लायक था, उसने मन ही मन सोचा। यह जगह बिल्कुल इसके लायक थी। स्टोर क्लर्क ने पत्थर काटने की मेज पर रख दिया। यह गोल था, लगभग खरबूजे की तरह, जिसकी सतह पर एक हल्की सफेद रेखा तिरछी चल रही थी। पास ही किसी ने सीटी बजाई। मैथ्यू के बगल वाले ग्राहक ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सो रहा हो। कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। काटने वाले ने संकोच नहीं किया। रोटरी उपकरण तीखी आवाज के साथ सतह से टकराया। बाहरी परत छिलते ही सफेद धूल उड़ गई। कुछ सेकंड बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अंदर कुछ भी नहीं। बिल्कुल धूसर, बेकार पत्थर। एक और बकवास काटने वाले ने सबके देखने के लिए उस टुकड़े को उठाते हुए घोषणा की। मैथ्यू ने सिर हिलाया और पर्ची थमा दी। वह 10 लाख है। जिस आदमी ने उसके खिलाफ दाव लगाया था वह मुस्कुराया। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि पैसा कैसे जलाना है। मैथ्यू ने केवल अंदर ही अंदर आह भरी। उन्होंने उसे बनाए रखने के लिए उसे एक बार जीतने दिया और अब वह और 3 मिलियन हार गया। फिर भी वह मुस्कुराया और अपनी जैकेट से पत्थर की धूल झाड़ते हुए लापरवाही से खड़ा हो गया। उसने दोबारा चट्टान की ओर देखा भी नहीं। एक और दौर के लिए जाना चाहते हो? उसी आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमें एक नया बैच आ रहा है। इससे पहले कि मैथ्यू जवाब दे पाता, बगल से एक अधेड़ उम्र का आदमी करीब आ गया। उसने एक साधारण शर्ट पहनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से इस हॉल के आसपास रहा हो। युवा मास्टर, आदमी ने कहा, इसे गलत तरीके से न लें, लेकिन यह जगह, यह एक दलदल है। जितना अधिक आप दाव लगाते हैं उतना ही गहरा डूबते हैं। आप युवा हैं। मुझे लगता है कि यह आपका पहली बार है। अपने काम से काम रखो। वह आदमी जो मैथ्यू के साथ जुआ खेल रहा था फुफकारने लगा। कहीं और जाओ। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यह युवा मास्टर मौजमस्ती करना चाहता था। आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले हो? ओट्टेप ने नजर घुमाई, लेकिन मैथ्यू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक क्षण लिया, फिर उस आदमी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, उन्होंने बात टालते हुए कहा। लेकिन मुझे डूबना पसंद है। वह दुकान के मालिक की ओर मुड़ा। एक और बैच लाओ, मैथ्यू ने सोचा, वह लगभग वहीं है। जल्द ही स्टोर मालिक उसे वीआईपी बनने के लिए कहेगा। मालिक के सहायक ने तुरंत एक गाड़ी निकाली। इस बार पत्थर अलग थे, थोड़े चमकदार, गहरे रंग के और किनारों के आसपास साफ। कुल मिलाकर 5 काले मखमल पर साफ सुथरी पंक्तियों में रखे गए। ये, मालिक ने आगे बढ़ते हुए कहा।
म्यांमार में हमारी सत्यापित टियर 3 खदान से हैं। वास्तविक प्रीमियम सामान। इस सेट को संसाधित करें और हम आपकी सदस्यता शुरू करेंगे। वीआईपी प्रवेश स्तर। आप इस गेम के बाद इसे संसाधित कर सकते हैं। वीआईपी सदस्यता। दर्शकों में से एक हांफने लगा। बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि उन्होंने उन्हें देना बंद कर दिया है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ओह, मैंने सुना है कि यह अब यादृच्छिक है। प्रत्येक स्टोर को वीआईपी बनने के लिए किसी को चुनने का मौका मिलता है। ऐसा लगता है कि अब इस स्टोर की बारी है, दूसरे ने कहा। यार, क्या भाग्यशाली बदमाश है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना सारा पैसा यहीं जुआ खेल देता। हालांकि मैथ्यू ने एक आलसी सिर हिलाया, जैसे कि उसने ये शब्द अभी अभी नहीं सुने हों। जरूर। यह ठीक है, जो भी हो। वह मालिक के चेहरे पर खुशी की झलक देखने से नहीं चुका। कागजी काम निपटाने के लिए मुड़ने से पहले उसके होंठ हल्के से हिले। मैथ्यू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वही शक्लें उसका पीछा कर रही थीं। ये लोग सोच रहे होंगे कि वह अपने पिता के पैसे उड़ाने वाला एक और बिगड़ैल वारिस है। उन्होंने सोचा, वे सचमुच सोचते हैं कि मैं इसे नहीं देखता। उन्होंने मुझे एक बार जीतने दिया, मुझे अंदर खींचने के लिए। उसके बाद से हर दूसरा बैच। सब बकवास। उनके यहां एक सिस्टम है। कुछ स्कैनर, शायद प्रकाश अपवर्तन युक्तियां। यह शुद्ध भाग्य नहीं है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति ढीली रखी, कंधे ढीले रखे। एक कुर्सी को पास खींचकर वह बैठ गया और कटर की ओर इशारा किया। लेनॉक्स ने एक बार उनसे कहा था कि स्टोर मालिक व्यक्तिगत रूप से सदस्यता दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि ग्राहक युवा और प्रभावशाली है। उनका लक्ष्य था कि मेहमान अधिक खर्च करें और वापस आते रहें। इसलिए उन्होंने युवा ग्राहकों का मनोरंजन करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैथ्यू ने जम्हाई लेने से पहले इशारा करते हुए कहा, बीच वाले से शुरू करो। आइए देखें कि क्या यह शो के लायक है। जैसे ही कटर चला, उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। उसे देखो। उसे यह भी नहीं पता कि उसे सूखा दूध पिलाया जा रहा है। मैथ्यू ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। चांदी का आधा नकाब पहने एक लंबा आदमी पत्थर के एक बक्से के सामने झुक गया। आवाज अपरिचित थी, लेकिन रवैया नहीं था। उनके आसपास के कुछ लोग रुककर सुन रहे थे। वह आदमी हंसा। मैंने इसे पहले देखा है। नया बच्चा अंदर आता है, यह सोचकर कुछ मिलियन खर्च करता है कि वह दुनिया के शीर्ष पर है। स्टोर उसे 1 या 2 चमक देता है और उसे वीआईपी कहता है। 10 दिन बाद उसका नाम काली सूची में है। पास खड़े लोगों में से एक ने सिर हिलाया। हाँ, वे ऐसा करते हैं। जीत के साथ आपको जकड़ लेते हैं, फिर आपका खून तब तक बहाते हैं जब तक आप सूख न जाएं। ओट्टेप ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैथ्यू ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। पास में एक अन्य नकाबपोश ग्राहक ने कहा, हालांकि उसे दोष नहीं दे सकता। कुछ लोग अपनी जगह सीखने के लिए ट्यूशन का भुगतान करना पसंद करते हैं। इस पर कुछ शांत हंसी आई। मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्पीकर की ओर देखा, फिर धीरे धीरे वापस कटर की ओर मुड़ गया। मशीन फिर से चालू हो गई और अधिक लोग देखने के लिए एकत्र हो गए। मैथ्यू थोड़ा पीछे झुका और एक पैर को दूसरे के ऊपर चढ़ा लिया। मैथ्यू के निर्देशानुसार मशीन ने फिर से बीच के पत्थर को तराश दिया। भीड़ झुक गई। धूल के नीचे गहरे हरे रंग का एक टुकड़ा चमक रहा था। पन्ना, किसी ने फुसफुसाया। कटर धीमा हो गया, जिससे पाउडर दूर चला गया। जब उसने पत्थर को आधा तोड़ा तो पॉलिश किए हुए हरे रंग का एक जीवंत कोर सामने आया। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह साफ था, लगभग दोषरहित। हाई ग्रेड, काटने वाले ने कहा। अनुमानित मूल्य 1.2 मिलियन। कुछ सुगबुगाहटें उठीं। किसी ने धीरे से ताली भी बजाई। जिस आदमी ने उसके खिलाफ दाव लगाया था वह हंसा और अपना सिर हिला दिया। लगता है तुम्हारी किस्मत बदल गई है ना? मैं जीत गया, मैथ्यू चिल्लाया। आशा के अनुसार।
उन्होंने लगभग 7 मिलियन लेने के बाद उसे फिर से जीतने दिया। यह एक परिचित पैटर्न था। अभिमान को लुभाने के लिए पर्याप्त हानि, उसे साथ बांधने के लिए पर्याप्त लाभ। स्टोर मैनेजर ने तुरंत संपर्क किया। बधाई हो युवा मास्टर, इससे आप आधिकारिक तौर पर 5 मिलियन की सीमा पार कर गए हैं। क्या हम आगे भी जारी रखेंगे? मैथ्यू खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। दरअसल चलिए यहीं रुकते हैं। मैं पहले अपनी सदस्यता की प्रक्रिया करना चाहूंगा। मैनेजर की आंखें झपकीं। अब? मैथ्यू मंद मंद मुस्कुराया। अगर मैं अधिक समय तक रुका तो मेरे पिता मुझे मार सकते हैं। मैनेजर हंसा और सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी स्कूल में हैं, मैं समझता हूं। उसने पास के एक स्टाफ सदस्य को इशारा किया। आइए उसके पंजीकरण का ध्यान रखें। जैसे ही वे चलने लगे वह वापस मैथ्यू की ओर मुड़ गया। एक नए वीआईपी सदस्य के रूप में आप कई भत्तों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको हमारी मासिक नीलामी के निमंत्रण प्राप्त होंगे, केवल सदस्य। दूसरा, आप उच्चस्तरीय ग्राहकों द्वारा आयोजित निजी कार्यक्रमों में भाग लेने के पात्र होंगे। हम राजनेताओं, अरबपतियों, बोर्ड निदेशकों से बात कर रहे हैं। और तीसरा, वह थोड़ा रुका, फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। आप कंपनी को किराए पर ले सकते हैं, किसी भी चीज के लिए। मैथ्यू ने भौहें चढ़ा दी। कुछ भी? आदमी ने सिर हिलाया। कुछ भी? विवेकपूर्वक, कुशलतापूर्वक। वे बगल के दालान में पहुंचे, जहां एक लंबी संगमरमर की मेज के अंत में एक स्कैनर खड़ा था। दो स्टाफ सदस्य एक छोटे धातु के डिब्बे के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। अब निश्चित रूप से सभी सदस्यों को आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। आप पहले ही 5 मिलियन से अधिक खर्च कर चुके हैं, इसलिए आप वहां अर्हता प्राप्त करते हैं। दूसरी आवश्यकता 20 मिलियन जमा है। हम इसे दूर नहीं लेते हैं, लेकिन हम आपके कार्ड को जमा की तरह रखते हैं। पैसा आपके कार्ड पर रहता है, किसी भी समय पहुंच योग्य है। यदि आपको अधिक की आवश्यकता होती है तो इसे वित्तीय बंधन के रूप में सोचें। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक और कार्ड दिया। इसे लोड करें। उसके पीछे ओटेप आगे बढ़ा। युवा मास्टर। मैथ्यू थोड़ा मुड़ा और जिप लगाने का इशारा किया। ओटेप ने अपना मुंह बंद कर लिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। कर्मचारियों ने राशि की पुष्टि की और एक काले और सुनहरे कार्ड को एक चिकने रीडर में डाल दिया। फिर उन्होंने डेस्क पर एक साइड पैनल खोला और मैथ्यू की दाहिनी तर्जनी को स्कैन किया। मैनेजर ने समझाया, यह कार्ड अब आपकी आईडी और बायोमेट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। यह एक की कार्ड की तरह काम करता है। उच्च स्तरीय बोली कक्ष, निजी वार्ड और सदस्यों के लाउंज सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। मैथ्यू ने कार्ड ले लिया। यह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक भारी था। मैनेजर ने कहा, एक आखिरी बात। स्वागत के तौर पर हम प्रत्येक नए सदस्य को निजी तिजोरी से एक पत्थर चुनने की अनुमति देते हैं। सिर्फ एक। आप इसे यहां खोल सकते हैं या अपने साथ ले जा सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। मैथ्यू ने एक बार सिर हिलाया। उनका पहला उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब वह अंततः घर वापस जा सकता है और कुछ स्टेक का आनंद ले सकता है। जिस तरह से आगे। अध्याय 7, एक छोटा काला पत्थर। अध्याय 7, एक छोटा काला पत्थर। केवल एक। युवा मास्टर, मैनेजर ने भारी स्टील के दरवाजे को धक्का देकर खोलते हुए कहा। आप इसे या तो यहां खोल सकते हैं या इसे वैसे ही घर ले जा सकते हैं। मैथ्यू ने अंदर कदम रखा। तिजोरी वह नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। यह चिकना या व्यवस्थित नहीं था। यह एक चौड़ा, मंद रोशनी वाला कमरा था जिसमें असमान फर्श था और हवा में खनिज धूल की हल्की गंध थी। हर जगह पत्थर थे। कुछ विलासिता के सामान की तरह प्रदर्शित स्टैंडों पर करीने से बैठे थे। दूसरों को बस फर्श पर ढेर कर दिया गया था, जैसे कि उन्हें गलती से वहां गिरा दिया गया हो। कुछ में रंगीन टैग थे। अधिकांश ने नहीं किया। मैनेजर उसके पीछे पीछे चला।
बहुत से लोग अलमारियों पर रखे हुए को पसंद करते हैं। वे बड़े होते हैं और प्रभावशाली दिखते हैं। लोग सोचते हैं कि पत्थर जितना बड़ा होगा, उपज उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। जो जमीन पर हैं, छोटे और कम ध्यान देने योग्य, आमतौर पर अंदर कुछ भी नहीं होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग परेशान नहीं होते हैं। मैथ्यू ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल सिर हिलाया। एक और योजना उसने सोचा। बड़े पत्थर ले जाना कठिन पदार्थ से अधिक चारा। उसे पहले ही वह मिल गया जो वह चाहता था, वीआईपी पहुंच, पहचान और कनेक्शन। ये तो बस अतिरिक्त था, एक स्मारिका की तरह या ऐसा कुछ। वह ढेरों को छानते हुए तिजोरी के और भी अंदर चला गया। उसकी आंखें एक दांतेदार शीर्ष के साथ नीले भूरे रंग की चट्टान के एक टुकड़े, उसके धड़ जितना लंबा एक चिकना हरा पत्थर और यहां तक कि एक गहरे बैंगनी स्लैब पर पड़ी जो कम रोशनी में हल्का चमक रहा था। जारिन, बहुत बड़ी, बहुत ही आकर्षक। उसे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसे वह अपनी जेब में न रख सके। वह दरवाजे से एक स्लैब खींचकर घर वापस लाने की योजना नहीं बना रहा था। इससे सवाल उठेंगे। फिर उसने इसे देखा। फर्श के पास एक छोटा काला पत्थर, कोई टैग नहीं, थोड़ा पॉलिश किया हुआ, अंडाकार आकार का। यह किसी तिजोरी की चीज से ज्यादा नदी के कंकड़ जैसा लग रहा था। उसने इसे उठाया। यह उसकी हथेली में अच्छी तरह फिट हो गया। कोई अजीब निशान नहीं, कोई चमक नहीं, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। मैथ्यू मुड़ा और मैनेजर की ओर बढ़ाया। वह आदमी झपक गया। वह एक। मैथ्यू ने हल्का सा सिर हिलाया। मैनेजर ने एक पल के लिए पत्थर को देखा, फिर भौहें उठाईं। कुछ बड़ा क्यों नहीं लेते? तुम्हें अनुमति है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता को पता चले, मैथ्यू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैनेजर ने दबाव नहीं डाला। उसने बस एक बार सिर हिलाया और बाहर निकलने का इशारा किया। बहुत अच्छा, युवा मास्टर। इस तरह उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर noveli.ne की वेबसाइट खोजें। मैथ्यू ने पत्थर जेब में डाला और उसका पीछा किया। जैसे ही वह उसकी जैकेट के अंदर था, वह रुक गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। पत्थर गर्म था। नहीं, गर्म। उसने तेजी से अपनी जैकेट के बाहरी हिस्से को छुआ। अभी भी गर्म है। उसकी उंगलियों ने रूपरेखा को फिर से ब्रश किया। वह जला नहीं, लेकिन उसकी गर्मी स्पष्ट थी। वह किसी जीवित चीज की तरह स्पंदित हो रही थी। उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने बस जैकेट को थोड़ा ठीक किया, और टेप की ओर सिर हिलाया और तिजोरी से बाहर चला गया। चलो चलें, उन्होंने कहा। मैं भूख से मरा जा रहा हूं। हालांकि इससे पहले कि वह खुदरा अनुभाग से बाहर निकल पाता, चांदी का मुखौटा पहने व्यक्ति ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक काला और सुनहरा कार्ड दिखाया। क्या संयोग है, उन्होंने कहा। लगता है हम दोनों नए वीआईपी हैं। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि उसने इस व्यक्ति को कैसे नाराज किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, वह आदमी बोला, मैं सोच रहा था, चूंकि हम दोनों नए सदस्य हैं, तो क्यों न एक छोटा सा स्वागत सत्कार किया जाए, नकाबपोश ने सहजता से कहा। एक सट्टेबाजी का खेल। आइए देखें कि वास्तव में कार्ड का हकदार कौन है। मैथ्यू की नाराजगी गहरी हो गई। फिर भी उसे नहीं पता था कि उसे अचानक स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास क्यों महसूस हुआ। अच्छा, मैथ्यू ने कहा, चलो यह करते हैं। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, ओटेप आगे बढ़ा और उसकी बाह पकड़ ली। वह अंदर झुका और फुसफुसाया, युवा मास्टर, यह आदमी जरूर एक घोटालेबाज होगा। वह तुम्हें फंसा रहा है। मैथ्यू ने अपना हाथ खींच लिया और जोर से कहा, क्या यह सिर्फ कुछ मिलियन नहीं है? चलो यह करते हैं। उसकी बात सुनकर आसपास की भीड़ में हड़कंप मच गया। जबकि चांदी का नकाबपोश आदमी धीरे से मुस्कुराया। अंदर से मैथ्यू निश्चित नहीं था कि आत्मविश्वास कहां से आया।
शायद यह उनके पुनर्जन्म के कारण था। शायद वह अब नई चीजें आजमाने से उतना नहीं डरता था। उन्होंने शर्त लगा ली, जो कोई भी बेहतर चट्टान चुनेगा वह 10 मिलियन जीतेगा हीरे में। चांदी का नकाबपोश व्यक्ति ने तुरंत मैनेजर की ओर देखा और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हमें उस कमरे में ले चलो जहां सभी नई आपूर्तियां वितरित की जाती हैं। मैनेजर ने सिर हिलाया। बेशक। इस तरह वह उन्हें शोरूम के पीछे एक संकीर्ण गलियारे में ले गया और रेटिनल स्कैन के साथ एक स्टील के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खटखटाया, फिर चरमरा कर खुला। एक मंद रोशनी वाली जगह दिखाई दी जिसमें से नम पत्थर और धूल की हल्की गंध आ रही थी। कमरा तिजोरी से बहुत छोटा था और यह किसी विलासिता प्रतिष्ठान का हिस्सा नहीं लग रहा था। फर्श के चारों ओर विभिन्न आकार की चट्टानें बिखरी हुई थीं। कुछ को लकड़ी के बक्सों में भूसे से पैक किया गया था, जबकि अन्य को धातु के रैक पर खुला रखा गया था। कुछ ने अपने आधारों के चारों ओर सूखी मिट्टी जमा कर रखी थी और कईयों के किनारों पर अभी भी शिपिंग टैग या पेंट मार्कर लिखे हुए थे। यह वह जगह है जहां हम नए खरीदे गए पत्थरों को संग्रहित करते हैं, प्रबंधक ने समझाया। बिना धुला हुआ, असंसाधित, सीधे खदानों से। उसने उनके बीच देखा। आप यहां अपना दाव लगा सकते हैं, लेकिन निष्पक्षता के लिए मुझे यह सत्यापित करना होगा कि आप दोनों के पास धन है। यदि आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आप धन को आंतरिक होल्डिंग खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। चिंता न करें, जब तक राशि सही है हमारे बैंकिंग भागीदार प्रश्न नहीं पूछते हैं। मैथ्यू ने अंदर ही अंदर आह भरी। तो यह वास्तव में एक सेटअप था। सब कुछ समय से पहले ही तैयार कर लिया गया था। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा। उसने अपना फोन निकाला और ट्रांसफर राशि दर्ज की। कुछ ही सेकंड में लेनदेन पूरा हो गया। प्रबंधक के उपकरण से आई धीमी ध्वनि ने इसकी पुष्टि की। दूसरी ओर चांदी का मुखौटा पहने व्यक्ति ने बस अपने कोट में हाथ डाला और एक कार्ड सौंप दिया। यहां, इसे कवर करना चाहिए। प्रबंधक ने इसे स्कैन किया, एक बार सिर हिलाया और पीछे हट गया। अब आप में से प्रत्येक एक पत्थर चुन सकता है। केवल एक। एक बार चुने जाने के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। चांदी का नकाबपोश व्यक्ति ने संकोच नहीं किया। वह सीधे एक अव्यवस्थित कोने की ओर चला गया और एक मटमैली भूरे रंग की चट्टान उठाई जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे इसे कई महीनों से छुआ नहीं गया हो। मैथ्यू की भौहें सिकुड़ गईं। पत्थर बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इसे घूरकर देखा, उसके अंदर कुछ घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि प्रबंधक और चांदी के मुखौटे वाले व्यक्ति को उसके जैसी असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। आपकी बारी, चांदी का मुखौटा पहने व्यक्ति ने कहा। क्या? क्या तुम कायरों की तरह नौकरी छोड़ने जा रहे हो? जब उसने उत्तर नहीं दिया तो वह व्यक्ति उसे उकसाता रहा। ठीक है, मैं आपको यह बता दूं। यदि आपने नौकरी छोड़ दी तो आप अपना 10 लाख वापस नहीं पा सकेंगे। यह मेरा होगा। मैं एक चुनूंगा। मैथ्यू ने इसे संसाधित करने से पहले उत्तर दिया। उसके साथ क्या हो रहा है? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वह पत्थर पकड़ लिया जो उसने पहले तिजोरी से निकाला था। लगभग तुरंत ही इसकी गर्माहट उसे आराम देने लगी। वह चांदी के बालों वाले आदमी के हाथ में मौजूद चट्टान को देखने से बच गया और उसके सामने पत्थरों के ढेर के पास पहुंच गया। उसकी नजर पास में एक साधारण पत्थर पर पड़ी। यह सामान्य था, कुछ ऐसा जो आप समुद्र तट पर देखेंगे, लेकिन इसकी आभा चांदी का नकाबपोश व्यक्ति द्वारा चुनी गई आभा से भी अधिक गहरी थी। उसका एक हिस्सा इसे चुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था, एक खिंचाव की तरह। यह सूक्ष्म अजीब था। इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, उसका हाथ हिल गया। उसने इसे उठाया, लेकिन इसके वजन को देखकर तुरंत आश्चर्यचकित रह गया। इस वजह से चट्टान उसकी पकड़ से छूट गई और धीमी आवाज के साथ फर्श से टकराई। उसने अपना हाथ घूर कर देखा।
यह भारी नहीं लग रहा था, लेकिन उसका हाथ झुक गया था। यह देखकर मैनेजर ने नीचे झुककर उसे उठाया और आसानी से पकड़ लिया। क्या यह वही है जो आप चाहते हैं? मैथ्यू ने बात नहीं की, उसने सहमति में सिर हिलाया। जब मैनेजर ने इसे पकड़ा तो यह बहुत हल्का क्यों लग रहा था? क्या उसने कोई गलती की? मैनेजर ने उसे यह सौंप दिया। इस बार मैथ्यू तैयार था। वजन ने अभी भी उसे आश्चर्यचकित किया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने अपनी उंगलियां उसके चारों ओर कस लीं। जिस तरह से वह उसके हाथ में बैठा, वह किसी अन्य पत्थर से कुछ अलग लगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर चांदी का नकाबपोश व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया। अब जब हम दोनों ने अपनी पसंद बना ली है, तो आइए देखें कि अंदर क्या है। अध्याय 8 एक चिकित्सा उपकरण। अध्याय 8 एक थेरेपी उपकरण। अरे! सिल्वर ने एक कदम आगे बढ़ाया और नकाब के पीछे मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में लिए पत्थर को हल्के से थपथपाया। अगर तुम हार जाओ तो रो मत। यह सिर्फ पैसा है। मैथ्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह हाथ में लिए पत्थर को घूरता रहा। पत्थर अभी भी भारी था। उसे देखकर उसे ऐसा भयानक एहसास हुआ मानो वह कोई डरावनी फिल्म देख रहा हो। अरे! बस बहुत हो गया। वह तो बस एक बच्चा है। उसे उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शकों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी भौहें सिकोड़कर करीब आ गया। तभी एक अन्य दर्शक ने आवाज लगाई। हाँ, लेकिन सिल्वर ऐसा ही है। वह हमेशा नए लोगों के साथ ऐसा करता है। उस पर तुरंत मैथ्यू का ध्यान गया। सिल्वर नाम के इस शख्स ने पहले उसे बताया था कि वह भी नया आया है। वो टिप सही था। यह आदमी एक घोटालेबाज है। पहले आदमी ने सिर हिलाया। यह उसका सामान्य खेल है। नए लोगों को मूर्खतापूर्ण दाव में फंसाएं, फिर उनके पैसे साफ कर लें। क्या वह कभी हारा है? किसी ने फुसफुसाया। नहीं, किसी और ने उत्तर दिया। कभी नहीं, खासकर जब दूसरी पार्टी नई हो। यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। प्रबंधन इसे रोकता क्यों नहीं? पहले आदमी ने पूछा। एक महिला ने सिर हिलाया। वे ऐसा नहीं कर सकते। सिल्वर कोई नियम नहीं तोड़ता। वह कभी किसी पर दबाव नहीं डालता। यह सिर्फ सट्टेबाजी है। कुछ भी अवैध नहीं है। मैथ्यू ने उनकी ओर देखे बिना सुना। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। फिर भी वह जानता था कि यह उन शब्दों के कारण नहीं, बल्कि उस चट्टान के कारण धड़क रहा था जिसे उसने चुना था। इसके बारे में बस कुछ था। इसके बारे में कुछ वास्तव में अजीब लग रहा था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह मतिभ्रम कर रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था? वह मन ही मन बुदबुदाया। शायद पुनर्जन्म के कारण उसके शरीर में कुछ कमजोरी दिख रही थी। फिर उसे यह महसूस हुआ। उसकी जेब में पत्थर। गर्मी बढ़ती जा रही थी। वह थोड़ा सा खिसका और अपनी जैकेट में पहुंच गया। उसकी उंगलियां उस चिकने काले पत्थर पर रगड़ने लगीं जो उसने तिजोरी से निकाला था। कपड़े के माध्यम से गर्मी विकिरित हो गई। जलता नहीं, लेकिन लगातार बना रहता है। लयबद्ध। अजीब बात है, उस अनुभूति ने फिर से उसकी सांसें रोक दीं। उसकी नाड़ी धीमी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अभी अभी गर्म स्नान में कदम रखा हो। उसने एक बार पलकें झपकाईं। क्या यह पत्थर किसी प्रकार का चिकित्सा उपकरण था? उसने उस पर नजर डाली जो अभी भी उसकी जैकेट में छिपा हुआ था। शायद यह उन हीटिंग पत्थरों में से एक था जिनका उपयोग वे मसाज स्पा में करते हैं। वह प्रकार जो तनाव से निपटने में मदद करने वाला है। मैथ्यू ने फिर से पत्थर की ओर देखा। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था। बिल्कुल चिकनी, पॉलिश की हुई चट्टान। उसे खुद को हंसने से रोकना पड़ा। बिल्कुल। संभवतः उसके पास स्पा उपहार कार्ड का प्राचीन खनिज संस्करण था। उसने एक सांस ली। अच्छा, यदि इससे उसे यह हास्यास्पद शर्त जीतने में मदद मिली तो वह इसे स्वीकार कर लेगा। उसने सिल्वर की ओर देखा, जिसने पहले ही अपना पत्थर कटर को सौंप दिया था।
मशीन सेट की जा रही थी। कमरा शांत होने लगा। मैथ्यू भी आगे बढ़ा। वह तैयार था। ओह, आप इतने डरे हुए नहीं लग रहे हैं, सिल्वर ने कहा। इस बार आप आश्वस्त लग रहे थे। आत्मविश्वासी। मैथ्यू को आश्चर्य हुआ कि सिल्वर ऐसा क्यों कहेगा। मैथ्यू ने कहा, नहीं, बस उत्साहित हूं। वह अभी भी अपना युवा और मूर्खतापूर्ण मुखौटा बरकरार रखने पर अड़ा हुआ था। चांदी में हल्की तेजी आई। मैथ्यू अपने मुखौटे के नीचे उस आदमी की मुस्कान महसूस कर सकता था। फिर सिल्वर फिर बोला, चूंकि अब आप डरे हुए नहीं हैं, तो हम दांव कैसे बढ़ाएं? मैथ्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सिल्वर को घूर कर देखा। इस बार सचमुच उसे घूर कर देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रजत ने अपना सिर झुका लिया। सरल, यदि आप जीतते हैं तो मैं और 10 मिलियन लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो आप अपना वीआईपी कार्ड सौंप दें। मैथ्यू की नाराजगी गहरी हो गई। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसे यकीन नहीं था कि यह आदमी वास्तव में क्या कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सिल्वर ने कहा, क्या क्या आप डरे हुए हैं? यह सिर्फ एक वीआईपी कार्ड है। आप पहले ही एक बार वीआईपी कार्ड बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे दोबारा कर सकते हैं, जब तक यह सिर्फ भाग्य न हो। मैथ्यू ने अपना जबड़ा भींच लिया। अब बात समझ में आई। सिल्वर सिर्फ उसे लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह शुरू से ही वीआईपी कार्ड चाहता था। यही उसका लक्ष्य था। उसने कटर की ओर देखा, फिर सिल्वर की ओर देखा। ठीक है, चलो इसे दिलचस्प बनाते हैं। तो जब रजत ने हाथ बढ़ाया, मैथ्यू ने इसे हिलाया। शर्त लग चुकी थी। फिर कटाई शुरू हुई। कटर ने सिल्वर का पत्थर स्टैंड पर रखा और उसे उसी स्थान पर लॉक कर दिया। मशीन एक तेज घरघराहट के साथ जीवंत हो उठी। बाहरी आवरण के घिसने से हवा में सफेद धूल भर गई। कुछ मिनटों के बाद मशीन धीमी हो गई। बची हुई धूल को साफ करते हुए कटर आगे की ओर झुक गया। हांफने की आवाज गूंज उठी। धूल के नीचे, ऊपरी रोशनी के नीचे गहरा, पारभासी हरा रंग चमक रहा था। यह एक ज्वलंत शाही जेड था, स्पष्ट, जीवंत और दोषरहित। उच्च श्रेणी की जेड, कटर ने घोषणा की। अनुमान 2 मिलियन। कमरे में शोर मच गया। अरे, यह असली है। उसने इसे फिर से खींच लिया। अविश्वसनीय। वह रंग, वह स्पष्टता, उसने उसे इतनी जल्दी कैसे चुन लिया? चांदी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और पत्थर को ऊपर उठा लिया। उन्होंने कहा, शुरुआती लोगों की किस्मत अब आपको नहीं बचाएगी। तुम्हें बस मुझे कार्ड दे देना चाहिए। अपनी शर्मिंदगी से बचो। मैथ्यू झिझका नहीं। रुको, तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है। चांदी ने नरम उपहास उड़ाया। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैथ्यू कटर की ओर मुड़ा और उसे अपना पत्थर सौंप दिया। काटना शुरू करो, उन्होंने कहा। कटर ने उनके बीच देखा, फिर सिर हिलाया। उसने मैथ्यू का पत्थर ट्रे पर रखा और उसे सुरक्षित कर दिया। मशीन फिर घूम गई। कठोर सतह से छेद होने के कारण कमरे में धूल छा गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चिंगारी। कटर रुका, ब्लेड को समायोजित किया और धीमी गति से चला गया। फिर दरार। बाहरी आवरण फट गया। कटर ब्रश तक पहुंचा और धीरे धीरे सतह को साफ कर दिया। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। प्रकाश के नीचे, खुले केंद्र में कुछ गहरा नीला, लगभग बैंगनी दिखाई दिया, जिसकी सतह के नीचे हल्के सुनहरे धब्बे चमक रहे थे। जब प्रकाश इस पर पड़ा तो यह थोड़ा स्पंदित हुआ। कटर जम गया। वह क्या है? किसी ने बुदबुदाया। मैनेजर आगे बढ़ा। वह बहुत देर तक कोर को देखता रहा। मैनेजर ने आखिरकार कहा, स्टारलाइट नीलमणि। अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत मूल्यवान। लेकिन यह कोई नीलमणि नहीं है। इसमें एक सुनहरा कोर है। मैंने इसे पहले केवल एक बार देखा है। कीमत? किसी ने पूछा।
मैनेजर ने राहत की सांस ली। 5 से 10 मिलियन खरीदार पर निर्भर करता है, शायद अधिक। मुख्य निरीक्षक को बुलाओ, यह एक विशेष है। कोई नहीं बोला। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, वह वास्तव में जीत गया। वाह, वह जीत गया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? रजत खो गई। सिल्वर ने जेड को अपने हाथ में कसकर भींचते हुए नीचे कर दिया। यह कैसे संभव है, उसने मन ही मन सोचा। उन्होंने उनसे सर्वश्रेष्ठ रॉक लाने के लिए कहना सुनिश्चित किया। यहां क्या हो रहा है? चांदी ने मन ही मन शाप दिया। मैथ्यू कुछ सेकंड तक चट्टान को देखता रहा। वह वास्तव में जीत गया। फिर वह आगे बढ़ा और अपने पत्थर तक पहुंच गया। मुझे विश्वास है कि अब आप पर मुझ पर 20 मिलियन का कर्ज है, उन्होंने कहा। चांदी में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन मैथ्यू को उसकी जरूरत नहीं थी। वह मैनेजर की ओर मुड़ा। क्या अब हम हीरो के बारे में बात करें? अध्याय 9, एक आश्चर्यजनक केक। अध्याय 9, एक आश्चर्यजनक केक। क्रिस्टोफ कहाँ है? लेनॉक्स ने भोजन कक्ष के चारों ओर नजर डाली और भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने सामान्य सेटअप नहीं देखा। लंबी मेज आधी अधूरी लग रही थी। परोसने वाली ट्रे ढकी हुई नहीं थी। चांदी के गुंबद के ढक्कनों पर पॉलिश भी नहीं की गई थी। नौकरानियों में से एक ने तुरंत रसोई की ओर इशारा किया और लेनॉक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने क्रिस्टोफ को कर्मचारियों की देखरेख करते हुए पाया। लॉबस्टर कहाँ है? लेनॉक्स ने पूछा। क्रिस्टोफ ने एक बार पलकें झपकाईं। माफ करें? लेनॉक्स करीब आ गया। मैंने कहा, लॉबस्टर कहाँ हैं? और स्टेक? हम आमतौर पर उन्हें जन्मदिन के रात्रिभोज के लिए रखते हैं। मुझे याद है कि हमारे पास फ्रीजर में कुछ था। क्रिस्टोफ ने धीरे से सिर हिलाया, हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वे हमारे पास हैं, लेकिन आज रात के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। लेनॉक्स की आंखें सिकुड़ गईं। आपका क्या मतलब है, कोई तैयारी नहीं की गई थी? क्या मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा? क्रिस्टोफ विनम्रता से मुस्कुराया। युवा मास्टर मैथ्यू ने किसी भी उत्सव का उल्लेख नहीं किया, इसलिए हमने कुछ भी असाधारण नहीं बनाया। युवा मास्टर भी रात के खाने के लिए अधिक स्टेक और लॉबस्टर खाना चाहते थे, लेकिन वह इतने सारे लोगों के साथ इसे साझा करने का उल्लेख करने में विफल रहे। लेनॉक्स का जबड़ा कड़ा हो गया। क्रिस्टोफ का इससे क्या तात्पर्य है? लेनॉक्स ने दूसरे कमरे से आवाज लगाई। हम तैयार हैं। हर कोई केक का इंतजार कर रहा है ताकि कैथी इसे उड़ा सके। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह फिर क्रिस्टोफ की ओर मुड़ा। केक कहाँ है? क्रिस्टोफ ने प्रमुख शेफ की ओर देखा। शेफ ने हल्का सा सिर हिलाया और एक सादे सफेद डिब्बे में एक छोटा केक लेकर आगे बढ़ा। उसने उसे मेज पर रख दिया और ढक्कन खोल दिया। यह एक सिंगल लेयर स्ट्रॉबेरी केक था, जिसके शीर्ष पर एक सफेद फूल के अलावा कोई सजावट नहीं थी। मैंने इसे घूर कर देखा। रुको, क्या यह कैथरीन का केक है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लेनॉक्स ने अपना मुंह खोला, फिर रुक गया। उसने क्रिस्टोफ की ओर देखा। क्रिस्टोफ ने कहा, जैसा कि मैंने बताया, मास्टर मैथ्यू ने कुछ भी विशेष ऑर्डर नहीं किया था। हमारे पास जो कुछ था उससे रसोई में केवल यही बनाया जा सकता था। यह निश्चित रूप से ताज़ा है। मैं तुरंत लेनॉक्स की ओर मुड़ गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैथ्यू क्या चाहता है? मेरा मतलब है, पिछले साल आपने जो केक तैयार किया था वह 5 स्तरों वाला था। इसका मैथ्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? यह आखिरी मिनट की बात है, क्रिस्टोफ के कुछ कहने से पहले ही लेनॉक्स ने उत्तर दिया। उसने उस आदमी की ओर घूरकर देखा और सोचा कि मैथ्यू ने क्रिस्टोफ को क्या करने के लिए कहा था। क्रिस्टोफ घर का प्रमुख बटलर है और मैथ्यू का सबसे करीबी सहयोगी है। वह सब कुछ सुनता था जो मैथ्यू उसे करने के लिए कहता था। इस बार क्रिस्टोफ ने और कुछ नहीं कहा। उसने दिखावा करने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि उसने सिर्फ लेनॉक्स को शर्मिंदा नहीं किया हो। यह देखकर लेनॉक्स केवल चुपचाप अपने दांत पीस सकता था।
मैथ्यू के आने पर वह निश्चित रूप से इस बटलर को सुलझा लेगा। फिलहाल उसे इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। लेनॉक्स ने कैथरीन की ओर देखा, जो रसोई की ओर जाने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने भी पहले ही केक देख लिया था। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नजरें केक पर टिकी थीं। मैं और एलिसा अजीब तरह से उसके बगल में शिफ्ट हो गईं। पृष्ठभूमि में कोई हंसा। सहपाठियों में से एक ने शायद माहौल में बदलाव को नोटिस किया। लेनॉक्स फिर से क्रिस्टोफ की ओर मुड़ा। आपको यकीन है मैथ्यू ने कुछ भी नहीं कहा? सकारात्मक क्रिस्टोफ ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। लेनॉक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। कैथरीन आगे बढ़ी और नीचे केक की ओर देखा। यह ठीक है, उसने एक क्षण बाद कहा। मई ने उसकी ओर देखा। यह ठीक नहीं है। यह वह नहीं है जिसकी हमने योजना बनाई थी। कैथरीन ने बस अपना सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लेकिन हर कोई जानता था कि ऐसा हुआ था। वे मुख्य भोजन कक्ष में वापस चले गए जहां बाकी सहपाठी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश लंबी मेज के चारों ओर बैठे थे। लेनॉक्स तुरंत आगे बढ़ा, अपने ब्लेजर को ठीक किया और अपनी अभिव्यक्ति को सुचारू किया। हर कोई, उसने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना शुरू किया। आज मैंने सोचा, शायद इतना ज्यादा फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं है। कैथी की मां अभी भी अस्पताल में है और हम सभी जानते हैं कि यह उनके लिए कितना कठिन रहा है। उसने कैथरीन की ओर इशारा किया। तो एक बड़ी पार्टी के बजाय मैंने शेफ से कुछ विशेष लेकिन सरल बनाने के लिए कहा। कुछ ऐसा जो अभी भी गर्म और सार्थक लगता है। कुछ छात्रों ने समझते हुए सिर हिलाया। किसी ने बुदबुदाया कि इसका कोई मतलब है। एलिसा ने एक बार ताली बजाई और कैथरीन को देखकर मुस्कुराई। यह सचमुच विचारणीय है, लेनॉक्स। चलो फिर गाना शुरू करें। इससे पहले कि कोई शुरू कर पाता, मुख्य दरवाजा खुला और एक गार्ड अंदर आया। उसके दोनों हाथों में एक बड़ा चौकोर बॉक्स था जो केक बॉक्स जैसा दिखता था। मैं इसे कहाँ रखूं? गार्ड ने आगे बढ़ते हुए पूछा। क्रिस्टोफ ने लेनॉक्स की ओर देखा भी नहीं। यह रसोई कर्मचारियों के लिए है, उन्होंने कहा। यह ऐसी डिलीवरी होनी चाहिए जिसकी हम बाद तक उम्मीद नहीं कर रहे थे। हालांकि लेनॉक्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह आगे बढ़ा। वास्तव में, उसने हाथ उठाते हुए कहा, यही वह केक है जिसका मैंने ऑर्डर किया था। अंदर से वह जानता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे मैथ्यू ने आदेश दिया था, लेकिन चूंकि मैथ्यू यहाँ नहीं है, इसलिए वास्तव में इस पर दावा करना बुरा नहीं है ना? जैसे ही गार्ड ने बड़े बक्से को अंदर ले जाया, कमरा शांत हो गया। लेनॉक्स ने अपना चेहरा शांत रखा और खिड़की के पास साइड टेबल की ओर इशारा किया। इसे वहीं रख दो, उसने रास्ते से हटते हुए कहा। मैंने बेकरी को कुछ बड़ा बनाने के लिए कहा। पहले मैंने इसे छोटा रखने की योजना बनाई थी, लेकिन आज स्कूल में जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि आप अधिक योग्य हैं। कुछ ऐसा जो आपको याद होगा। अफसोस की बात है कि उन्होंने यह कहने के लिए फोन किया कि उन्हें देर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसे आश्चर्यचकित कर दिया जाए। वह उनकी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखता था। मे की आंखें लगभग तुरंत चमक उठीं। एलिसा ने स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर एक बार ताली बजाई। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। वह बस डिब्बे को देखती रही, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या वह रोने वाली थी? लेनॉक्स ने अपना लहजा सामान्य रखते हुए उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। रसोई में जो है वह हमारे शेफ द्वारा बनाया गया था, उन्होंने कहा, फिर नए आगमन की ओर इशारा किया। लेकिन यह आपकी पसंदीदा बेकरी से है। मुझे लगा कि आप कुछ अतिरिक्त के हकदार हैं। इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। वह अच्छा था। जब तक कैथरीन बहुत सारे सवाल नहीं पूछती, सब कुछ पटरी पर रहेगा। लेनॉक्स ने क्रिस्टोफ की ओर देखा। आधी उम्मीद थी कि बटलर किसी तरह हस्तक्षेप करेगा, लेकिन वह आदमी एक तरफ खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, चेहरा अपठनीय था। उन्होंने किसी भी बात से इनकार नहीं किया, जरा भी नहीं झपकाया। लेनॉक्स ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। बेशक क्रिस्टोफ एक शब्द भी नहीं कहेगा।
वह वर्षों से लेनॉक्स को चीजों से दूर जाने दे रहा था क्योंकि वह जानता था कि मैथ्यू लेनॉक्स को कितना महत्व देता है। अब इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने सावधानी से बक्से का ढक्कन उठाया, उसने अपना ध्यान वापस कर दिया। अंदर का केक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने कल्पना की थी। 3 स्तर, स्ट्रॉबेरी क्रीम, सिल्वर एक्सेंट और शीर्ष पर एक सफेद चॉकलेट फूल। साफ, सुरुचिपूर्ण, बस प्रभावित करने के लिए काफी है। अच्छा, माहौल ठीक करने के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। केक से पीठ मोड़ते ही लेनॉक्स पीछे हट गया और एक बार ताली बजाई। आइए कैथरीन के लिए गाएं। लगभग तुरंत ही कुछ छात्र खड़े हो गए। कमरा जन्मदिन की धुन पर बिखरी आवाजों से भर गया। लेनॉक्स ने भीड़ का सामना किया, थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने हाथों से गति का मार्गदर्शन किया। उसे केक की ओर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ नियंत्रण में था। फिर गाय की फीकी पड़ने लगी। उसने उसे तुरंत पकड़ लिया, पहले मेज के बाईं ओर, फिर खिड़कियों के पास। आवाजें पतली हो गईं और खत्म हो गईं। कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे, कुछ बस खड़े होकर घूर रहे थे। लेनॉक्स ने भौहें चढ़ा दीं। क्या चल रहा है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, फिर भी ऐसा लग रहा था कि हर कोई केक को घूर रहा था। लेनॉक्स तेजी से मुड़ा। अब केक पूरी तरह से खुला हुआ था। इस कदम के दौरान एक परत थोड़ी सी खिसक गई थी, लेकिन समस्या यह नहीं थी। उसकी नजर दूसरी मंजिल पर पड़ी। वहां एकदम सही चॉकलेट स्क्रिप्ट में एक संदेश था। सुश्री थिया को 30 वर्षों के बाद भी लहसुन को वैसा ही रखने के लिए धन्यवाद। ईमेल। लेनॉक्स ने इसे घूरकर देखा। उसकी छाती कड़ी हो गई। उसकी नजर शुरुआती अक्षरों पर पड़ी। एम.एल. मैथ्यू लिंडबर्ग। उसका जबड़ा भिंच गया। यह कैथरीन का नाम नहीं था। किसी ने तुरंत उसके पीछे फुसफुसाकर कहा, रुको, यह कैथरीन के लिए नहीं है। फिर मैंने लेनॉक्स की ओर रुख किया। क्या आपने यह ऑर्डर नहीं किया? लेनॉक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर केक पर टिकी थी। क्या चल रहा है? क्या मैथ्यू उसके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश कर रहा था? मानो संकेत पर मैथ्यू की आवाज बाहर गूंज उठी। ठीक है, सब कुछ रसोई में ले आओ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर noveli.net वेबसाइट खोजें। अध्याय 10, आपसे नफरत करने के और भी कारण। अध्याय 10, आपसे नफरत करने के और भी कारण। मैथ्यू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? जब अंततः उसने मैथ्यू को अंदर आते देखा तो मैं बंशी की तरह चिल्लाने लगी। मैथ्यू के पीछे लोग उपहारों के बड़े बक्से ले जा रहे थे। हालांकि मैथ्यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने पीछे के लोगों से मिस थिया को बक्से पहुंचाने के लिए कहा। इससे आपका क्या मतलब है? मैथ्यू, एलिसा ने भी पूछा। उन्होंने प्रसिद्ध लग्जरी दुकानों से बक्से और पेपर बैग ले जाने वाली नौकरानियों पर नजर डाली। वे महंगे उपहार जैसे लग रहे थे। क्या उन्हें कैथरीन के लिए नहीं होना चाहिए था? आपका क्या मतलब है? मैथ्यू ने पूछा। फिर वह केक की ओर मुड़ा। केक यहाँ क्यों है? यह शेफ थ्यू के लिए है। क्रिस्टोफ, क्या किसी ने आपकी मदद की है? केक को रसोई में ले जाओ। जब से वह आया, उसने कैथरीन या लेनॉक्स पर नजर भी नहीं डाली। अभी जो हुआ उसे समझने में सभी को कुछ मिनट लग गए। एह, आप सब क्या हैं? मैथ्यू रुका। ओह, आप मिस वाइट का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं? हालांकि इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लेनॉक्स पहले ही मैथ्यू से संपर्क कर चुका था। उसने उसकी बाह पकड़कर किनारे खींच लिया। आप क्या कर रहे हो? वह फुसफुसाया। उसकी आंखों में गुस्सा स्पष्ट था। आपका क्या मतलब है? क्या आप नहीं जानते थे कि आज शेफ रिया का आखिरी दिन है? मैथ्यू ने पलकें झपकाईं, लगभग मासूमियत से। वह सेवानिवृत्त हो रही है। लेनॉक्स ने मैथ्यू की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे प्रवेश द्वार के पास की ओर खींच लिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यह कैथरीन का जन्मदिन है। क्या आप चाहते हैं कि वह आपसे नाराज हो? मैथ्यू ने विरोध नहीं किया।
उसने लेनॉक्स की ओर ऐसे देखा जैसे उसे प्रश्न समझ ही नहीं आया है। कैथरीन को इस तरह की चीज भी पसंद नहीं है, उन्होंने कहा। जब उसकी मां अस्पताल में मर रही हो तो पार्टी आयोजित करने का क्या मतलब है? लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं, चकमा खा गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? केक के बारे में क्या? भोजन? मैथ्यू ने भौं उठाई। उनके बारे में क्या? उसकी मां मर रही है। क्या उसका अभी भी उनका आनंद लेने का मूड है? इससे पहले कि लेनॉक्स कुछ समझा पाता, मे की आवाज भोजन कक्ष में गूंज उठी। तुम इतने प्रतिशोधी कैसे हो सकते हो, मैथ्यू? सिर्फ इसलिए कि कैथरीन ने आपका उपहार अस्वीकार कर दिया, अब आप उसे इस तरह शर्मिंदा करना चाहते हैं? मैथ्यू ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसे शर्मिंदा करो? मैंने ऐसा कैसे किया? मैं स्पष्ट रूप से क्रोधित होकर आगे बढ़ी। क्या आप गंभीरता से यह पूछ रहे हैं? आप यहां उपहार लेकर आए थे और जन्मदिन वाली लड़की को नजरअंदाज कर दिया। मैथ्यू ने कंधे उचकाए। हम अपने घर के अंदर हैं, अपने परिवार द्वारा भुगतान किया गया खाना खा रहे हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपहार लाया हूं जो 30 साल से यहां काम करता है। मैं वास्तव में कैथरीन को कैसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं? मई के उत्तर देने से पहले ही एलिसा ने बात काट दी। घर के असली मालिक के सामने ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैथ्यू ने उसकी ओर देखा लेकिन बोला नहीं। उसने जारी रखा। सिर्फ इसलिए कि शेफ और क्रिस्टोफ आपके पक्ष में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। यदि लेनॉक्स अंकल लिंडबर्ग को इस बारे में बताता है तो आपका काम हो गया। आप सभी। लेनॉक्स ने तेजी से कदम बढ़ाया। रुको। यह गलतफहमी है, वह जबरदस्ती मुस्कुराया और चारों ओर देखा। आज शेफ थिया का भी आखिरी दिन है। वह 3 दशकों से हमारे साथ हैं। मैं पहले इसका उल्लेख करना भूल गया था। वह कैथरीन की ओर मुड़ा। मैं इसे आज रात बाद में करने जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, कैथी। इसलिए मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगा। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। उसने उसे उसकी ओर बढ़ाया। कैथरीन झिझकी। यह क्या है? इसे खोलो, लेनॉक्स ने कहा। मैंने इसे खुद बनाया है। बोलते समय उसने मैथ्यू की ओर देखा, प्रतिक्रिया जानने के लिए ध्यान से देखा। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब मैथ्यू आगे आएगा, कुछ कहेगा, शायद उसे पछाड़ने के लिए कोई और महंगा उपहार निकालेगा। आमतौर पर ऐसा ही होता था। लेनॉक्स पहले से ही इसकी कल्पना कर सकता था। मैथ्यू को ईर्ष्या हो रही थी, वह हमेशा की तरह उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, और इस प्रक्रिया में कैथरीन को फिर से अपमानित महसूस हुआ। लेनॉक्स को आश्चर्य हुआ। मैथ्यू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना फोन निकाला और टाइप करना शुरू कर दिया। वह परेशान से ज्यादा उबा हुआ लग रहा था। जैसे ही कैथरीन ने अंततः बक्सा खोला, पूरे कमरे में चीखें गूंज उठीं। अंदर एक नाजुक कंगन था, चांदी के तार से जुड़े छोटे मोती, प्रत्येक टुकड़े का आकार फूल जैसा था। यह हस्तनिर्मित लग रहा था। मैंने एक बार ताली बजाई। देखा? अब यह विचारणीय है, उसने मैथ्यू की ओर देखते हुए कहा। उन लोगों की तरह नहीं जो किसी पर पैसे फेंकते हैं और उसे उपहार कहते हैं। कुछ सहपाठी हंसे। लेनॉक्स ने खुद को हल्की सी मुस्कान दी। वह इंतजार करता रहा, फिर भी मैथ्यू को जलन के किसी भी संकेत के लिए देखता रहा। मैथ्यू ने अपना फोन दूर रख दिया और टेबल से पीछे हट गया। आप कहाँ जा रहे हैं? लेनॉक्स ने पूछा, उसकी मुस्कान लड़खड़ा रही थी। मैथ्यू ने कहा, रसोई घर। एलिसा ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। आपके उपहार के बारे में क्या? मैथ्यू रुक गया। कौन सा उपहार? एलिसा ने पलकें झपकाईं। कैथरीन के लिए आपका उपहार। मैथ्यू ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने उससे पूछा हो कि क्या आकाश हरा है। मुझे नहीं पता था कि उसे उपहार पसंद हैं। उसकी मां अस्पताल में है। वह कुछ भी जश्न क्यों मनाना चाहेगी? कमरा शांत हो गया। कैथरीन का चेहरा तुरंत लाल हो गया।
उसने अपने हाथ नीचे किए और धीरे से डिब्बा बंद कर दिया। उससे उपहार मत मांगो, एलिसा। वह सही है। यह उचित नहीं है। मुझे आज जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेनॉक्स, कृपया अपना उपहार वापस ले लो। मुझे इसके बजाय अपनी मां के साथ समय बिताना चाहिए। मैथ्यू ने संक्षिप्त सिर हिलाया। आप एक संतान वाली बेटी हैं। आपको उस व्यक्ति के साथ अस्पताल में रात का खाना बिताना चाहिए जिसने आपको जन्म दिया है। मोमबत्तियां बुझाना नहीं चाहिए जबकि लोग दिखावा करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें फर्श पर झुक गईं। मैंने कैथरीन की बाह पर हाथ रखते हुए तेजी से कदम बढ़ाया। कैथी, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम खुश होने की हकदार हो। तुम्हारी मां की सर्जरी अच्छे से होने वाली है। वह यही चाहती थी। उसने तुम्हें जश्न मनाने के लिए कहा था, याद है? कैथरीन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, उंगलियां अभी भी बंद बक्से पर टिकी हुई थीं। यह देखकर मैथ्यू अंदर ही अंदर खर्राटे लेने लगा। वह पहले से ही जानता था कि लेनॉक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह उनके साथ खेलना जारी रखने के मूड में नहीं था। चूंकि बस इतना ही। आपको जश्न मनाते रहना चाहिए। वह आज रात अपने कमरे में अपनी जीत की गिनती करना चाहता था। आप कहाँ जा रहे हैं? लेनॉक्स ने पूछा। रसोई घर में, उसने दूसरी बार उत्तर दिया। वह भूखा मर रहा था। उसे भोजन की आवश्यकता थी। लेकिन मुझे इस उत्सव में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके अलावा मिस वाइट मुझसे नफरत करती थी। वह अपने जन्मदिन का आनंद कैसे ले सकती थी जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसे मनाने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह नफरत करती थी। मैथ्यू, तुम्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बंद कर देना चाहिए, एलिसा ने अचानक कहा। इससे मैथ्यू को विराम लग गया। पाने में कठिन? उसे बिल्कुल भी पाने के लिए कड़ी मेहनत करना याद नहीं रहा। यह महिला किस बारे में बात कर रही है? एलिसा आगे बढ़ी। दिखावा करना बंद करो। बस असली उपहार पहले ही सामने लाओ। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मैथ्यू ने कुछ न कहते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है हम नहीं जानते, उसने जोड़ा। आप एक आश्चर्य की योजना बना रहे थे, है ना? सभी ने इसे आते हुए देखा। यदि आप इसे जारी रखते हैं तो कैथरीन आपको फिर कभी माफ नहीं करेगी। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वह निश्चित नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसने उस सुबह पहले ही कुछ तैयार कर लिया था। उसके पसंदीदा रेस्तरां में एक सेटअप, एक निजी रात्रिभोज, यहाँ तक कि एक संगीत समूह भी। लेकिन वह हर चीज से पहले था। इससे पहले कि उसे याद आए। इससे पहले कि उसका पुनर्जन्म हुआ। इससे पहले उन्होंने पहले ही सब कुछ रद्द करने के लिए फोन कर दिया था। वह योजना अब कोई मायने नहीं रखती। मई ने अपनी बाहें पार कर लीं। यह पूरा मुझे परवाह नहीं है, कृत्य। यह पुराना हो रहा है। यदि आप दिखावा करते रहते हैं तो आप कैथरीन को आपसे नफरत करने के लिए और अधिक कारण दे रहे हैं। मैथ्यू ने आह भरी और उन दोनों की ओर देखा। तुम दोनों भ्रमित हो। एलिसा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कहा आपने? मैथ्यू ने दोहराया। मैंने कहा कि आप भ्रमित हैं। आप किसी ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे पास है ही नहीं। मैं उन आश्चर्यों के बारे में कहानियां बना रहा हूं जो मैं नहीं दे रहा हूं। यह सब इसलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते कि मैंने वास्तव में परवाह करना बंद कर दिया है। वह वापस दालान की ओर मुड़ गया। पार्टी का आनंद लें और जाने से पहले सफाई करना न भूलें।